आपकी सबकी चेयर पे जब आप आए तब एक गिफ्ट हैम्पर रखा गया था। तो ये गिफ्ट हैम्पर एक स्पेशल है। पापी पेट का सवाल है। दिस इज स्वीट। आप सब स्वीट लोगों के लिए स्वीट, ठीक है। ये एक डायरी आप लोगों को दी गई है एमसीएल और एसएसके भारत की तरफ से। आशा करता हूं कि आप आपकी मीटिंग्स, अपॉइंटमेंट्स इसमें लिखोगे, आपका एक्सपीरियंस इसमें लिखोगे। जब आप तालुका में जाते हो, विलेज में जाते हो, उनके कोई कंसर्न्स हो, उनके कोई ओपिनियंस हो, कंप्लेन्स हो, जो भी हो, वो ये डायरी में आप मेंटेन कर सकते हो। डायरी आप सबको दी गई है। ये एक विजन मिशन स्टेटमेंट है और एमसीएल के लिए शपथ। क्योंकि एमसीएल के लिए जब हम शपथ ऐसा कहते हैं तो हम किसी प्राइवेट कंपनी की शपथ नहीं ले रहे। इट्स अ मिशन। एमसीएल मिशन के लिए शपथ है। तो कभी आप ये मत सोचो कि यू आर टेकिंग दिस फॉर अ कंपनी, दिस इज फॉर अ रिवैल्यूएशन, ठीक है। ये एक स्पेशल पेन बनवाया गया है आप लोगों के लिए, जिसमें मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड एंड एसएसके भारत मैनेजमेंट एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये पेन आप लोगों को एक मोमेंटम के रूप में, एक याद के रूप में दिया गया है। इसका पैकिंग भी बहुत बढ़िया है। ये एक दंत मंजन है जो हो सकता है भविष्य में एमवीपी का प्रोडक्ट हो। और ये रीठा पाउडर है। काले घने सुंदर बालों का राज, करेक्ट। मेरे अभी नहीं है, काले घने व्हाइट हो रहे धीरे धीरे, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज, यह भी आप में से किसी ने आई थिंक खोला नहीं होगा, बट मैं इसको खोलता हूं और इसके लिए मैं उपाध्याय सर को बुलाऊंगा। सर प्लीज। आप सबका सपना क्या है बताओ मुझे। सपना पूछा मैंने, टाइम नहीं पूछा। सपना क्या है? सपना, व्हाट इज योर ड्रीम, व्हाई यू आर इन एमसीएल? क्या ड्रीम है? पैसे कमाना, वेरी गुड, चालिया। और व्हाट एल्स? वेरी ट्रू, बट कैसे? व्हाट इज द मीडियम? करेक्ट, फैक्ट्री। निकाल दो उसमें से। कवर को भी निकाल। दिस इज योर फैक्ट्री। एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं सपना ऐसा हो कि जो दिन में ना दिखे, रात को भी सोने ना दे। तो ये आपके लिए मैंने व्यवस्था की। रात को उठ के देखोगे घड़ी 3 बजे, मगर दिखेगी फैक्ट्री। तो ये आपकी फैक्ट्री है, ये आपका सपना है जिसके लिए आप आए हो। सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक यू विश्वनाथ जी, प्लीज। देखिए, प्रेजेंटेशन आप लोगों ने बहुत बार सुना है, मेरा भी सुना है, शाम सर का भी सुना है, और आप सब लोग कई बार प्रेजेंटेशन देते हो। मगर आज हमारे बीच ऐसे यंग लीडर्स हैं जिनकी अभी बहुत जर्नी शुरू तो हुई है, मगर आगे बहुत जाना है। और इस पूरे प्रोसेस में उनको लोगों को प्रेजेंटेशन देने हैं। आज ये मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, बट अब मेरा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बदलने वाली है। मैं आगे वाले समय में तालुका बुकिंग के लिए कोई प्रेजेंटेशन देने वाला नहीं हूं, ना एमवीपी बुक करने के लिए कोई प्रेजेंटेशन देने वाला हूं। मैं अपना रोल बदल रहा हूं। मेरा रोल अब कमलेश सेन सर जैसे हमारे जो दिग्गज लीडर्स हैं उनके साथ गवर्नमेंट परमिशंस पे जाना है, आपके कामों को आसान करना है। ऐसे जो प्रोजेक्ट है जो हम भविष्य में एमवीपी में लाएंगे, ऐसे प्रोडक्ट है जो हम एमवीपी में लाएंगे, तो आपके, हमारे अपने एमसीएल परिवार के ग्रोथ के लिए काम करना है। अगर मैं इतना सीखने के बाद अगर तालुका बुकिंग के लिए प्रेजेंटेशन देता हूं ना, तो ये इनजस्टिस है आप लोगों के साथ, हमारे एमसीएल परिवार के साथ। इसलिए मुझे मेरा रोल बदलना है और आप लोगों ने वो रोल बखूबी निभाया है। वी आर 375 प्लस प्रोजेक्ट, आज के मिला के हम 375 क्रॉस कर चुके हैं और आने वाले समय में वी विल बी द हाईएस्ट नंबर। नंबर के लिए हम काम नहीं करते, हम काम करते हैं, नंबर खुद ब खुद होते हैं।
मैं बहुत बार कहता हूं कि हम जहां भी प्रोग्राम में जाते हैं, जो जो लोगों ने मेरे साथ ट्रैवल किया है, चाहे वो कड़ू सर हो, चाहे वो हमारे भरत पाचानी सर हो, कमलेश सेन सर हो, प्रकाश मनगने सर हो, पाटिल सर मेरे साथ होते, किशोर पंड्या सर होते, हम लोग एक्चुअली काम करते ही नहीं। हम घूमते हैं, फिरते हैं, एंजॉय करते हैं और काम उसमें बाय डिफॉल्ट होता है। तो ये हमारी पैटर्न है काम कर। हम स्ट्रेस लेके, टारगेट लेके कभी काम नहीं करते। हमको नंबर 1 बनना नहीं था, हमको ना पूरे देश में जाना था, हमको अच्छे से लोगों को बताना था। और जब आप किसी चीज को अच्छे से लोगों को बताते हो तब बाय डिफॉल्ट लोग आपसे जुड़ते हैं। राइट वे से राइट चीज अगर कहोगे तब लोग आपसे जुड़ेंगे। अगर हम शॉर्टकट्स निभाएंगे, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन देंगे, कुछ बड़ी बड़ी बातें करेंगे और उससे या तो लोग आएंगे नहीं, और अगर आएंगे तो हमारे मिशन के लायक नहीं होंगे, वो टिकेंगे नहीं। अगर आप देखोगे तो पुराने जो एमपीओ है, जिनको पुराना प्रोजेक्ट दिया था जब इंटरव्यूज नहीं थे, वो आज भी सो रहे हैं, आज भी वो वैसे एक्टिव नहीं है। और जो नए लोग आ रहे हैं इंटरव्यू से, वो पूरी तैयारी करके आ रहे हैं। तो जो चीज पुराने वालों ने 2, 2.5, 3 साल में नहीं किया ना, वो 3 महीने में करके जा रहे हैं। तो ऐसे सारे लोगों के लिए जोरदार तालियां। तो आज मैं आपको एक रो प्रेजेंटेशन देने वाला हूं, हालांकि मैं बहुत डिटेल भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि नए व्यक्ति को कितना खाना खिलाना, कितना बताना, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जरूरत से ज्यादा दे दोगे ना तो भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। अगर मैं उसको बोलूं कि भाई कल को तू 500 करोड़ का मालिक होगा, तो बोलेगा ये तो इसकी सटक गई या तो हमारी सटकार है। तो इट इज नॉट लाइक दैट, वो धीरे धीरे होगा। इट्स नॉट अ 1 डे प्रोसेस। सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन। हमारे आदर्श, हमारे रोल मॉडल, स्वर्गीय एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, उनके शब्द है, ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग अ रेन, बट ईगल अवॉइड्स रेन बाय फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। प्रॉब्लम्स आर कॉमन बट एटीट्यूड मेक्स द डिफरेंस। जब बारिश आती है, जब तूफान आता है, तब सारे पंछी अपने घरोंदों में जाके छुप जाते हैं, मगर एक पंछी होता है जिसे हम कहते हैं बाज। वो बादलों के ऊपर उड़ के अपनी उड़ान जारी रखता है। और ऐसे जो बाज है ना, वो यहां पे है आज। आप सब बाज हो वो, और इसलिए आप एमसीएल परिवार में हो। प्रॉब्लम हर एक के जीवन में प्रॉब्लम होते, हर एक के बिजनेस में छोटे बड़े प्रॉब्लम होते, हर एक देश के अपने प्रॉब्लम होते। प्रॉब्लम हर जगह पे आता है। व्हाट इज मेक द डिफरेंस, मतलब व्हाट मेक्स द डिफरेंस, दैट इज योर एटीट्यूड। आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देखते हो, आप प्रॉब्लम से डर के बैठ जाते हो, या आप प्रॉब्लम से अपॉर्चुनिटी का निर्माण करते हो, ये आपके हाथ में है। सो एटीट्यूड मेक्स द डिफरेंस। और इस महान व्यक्ति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर की प्रेरणा से हम ये काम कर रहे हैं, तो इनके लिए जोरदार तालियां। हमारी कंपनी मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड, वेलकम टू रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस सेक्टर टू सेव अवर मदर अर्थ बाय रिप्लेसिंग किलर फॉसिल फ्यूल बाय क्लीन बायोफ्यूल्स। ठीक है, हमारी कंपनी का नाम है मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड। कंपनी जब शुरू हुई 2012 में, आज 2022 है, 10 साल हो चुके हैं कंपनी को। ये ऐसी कंपनी नहीं है कि कल परसों आई और कुछ तो भी मन में आया, शुरू कर दिया और चलो देखे जाएगा, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। नॉट लाइक दैट। 10 साल पहले ये कंपनी बनाई शाम सर ने, और कंपनी जब बनी तब 1 करोड़ रुपया ऑथोराइज शेयर कैपिटल था। जब मैं कंपनी से जुड़ा तभी भी 1 करोड़ रुपया ही ऑथोराइज शेयर कैपिटल था। उसके बाद 10 करोड़ हुआ, फिर 100 करोड़ हुआ, और आने वाले समय में बहुत ज्यादा होगा। कंपनी 100% प्रॉपर वे से सारा काम कर रही है। क्या काम कर रही है, क्या लक्ष्य है? तो आज जो धरती माता की समस्या है, उसका जो कारण है फॉसिल फ्यूल, उसको बदल के क्लीन बायोफ्यूल में ले जाना। अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योर टू एंटर इनटू $1 ट्रिलियन 3rd and 4th जनरेशन बायोफ्यूल सेक्टर इन सनराइज पीरियड। टेक्नोलॉजी का युग है, टेक्नोलॉजी बढ़ती है। जैसे आपने अगर पहले कंप्यूटर्स को देखा होगा तो नॉर्मल कंप्यूटर्स आते थे, उसके बाद में थोड़े अपग्रेडेड आए, फिर उसमें जीबी बढ़ा, 4GB, 8GB, 12GB, आज कितना कहां से 1 TB मतलब कुछ भी नहीं है। लैपटॉप्स आए, पाम टॉप्स आए, मोबाइल में कंप्यूटर आ गए। अब तो बोलते हैं ऐसे उंगली पे आप नचाओगे, एक गैजेट होगा, आपके आंखों के सामने स्क्रीन खड़ी हो जाएगी। फिक्शन, साइंस का फिक्शन लगता है, वो चीजें प्रैक्टिकल हो रही है। दैट इज कॉल्ड एज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। इसी तरह से इस इंडस्ट्री में भी टेक्नोलॉजी आई। 1st जनरेशन टेक्नोलॉजी काउडंग, 2nd जनरेशन टेक्नोलॉजी। हमारे पास जो है वो 3rd and 4th जनरेशन मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी इन एंटायर वर्ल्ड। और सनराइज पीरियड मतलब क्या? सूर्योदय का समय। आप सब लोग जो यहां बैठे हो ना, यू आर द पायोनियर पीपल ऑफ दिस इंडस्ट्री। आपको पता नहीं है,
अभी ये इंडस्ट्री पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है। इसके रूल्स, रेगुलेशंस, इसकी बिजनेस करने की पैटर्न, इसकी परमिशंस, नथिंग इज क्लियर एंड डिफाइंड। पहली बार अगर कोई कर रहा है तो एमसीएल कर रहा है, और एमसीएल के कारण इस इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा है। दिस इज अ सनराइज पीरियड। और जब सूर्योदय के समय में हम किसी भी इंडस्ट्री से जुड़ते हैं और वो इंडस्ट्री अच्छा काम करती है, हम अच्छा काम करते हैं, तो वी ऑटोमेटिकली बिकम बिग। फॉर एग्जाम्पल, 1990 में सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटर्स आए, तब भारत के लोग क्या कहते थे? जहां पे लोग हैं हमारे बुजुर्ग, वो बताएंगे, बुजुर्ग नहीं बोलूंगा, बुरा मत मानना, यू ऑल आर यंग, तभी आप यहां पे हो। बट क्या बताते थे कि कंप्यूटर हमको जमने वाला, हम तो पेन लेंगे, पेपर लेंगे, लिखेंगे, तब काम करेंगे। करेक्ट? यही होता था ना? देन आज इज देयर एनीथिंग पॉसिबल विदाउट कंप्यूटर, विदाउट सॉफ्टवेयर? कुछ भी है क्या ऐसा? सो दैट वाज अ सनराइज पीरियड ऑफ कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। और जो उसमें गए, जिन्होंने अच्छा काम किया, दे आर इंफोसिस एंड विप्रो। सेम वे आज इस इंडस्ट्री का सनराइज पीरियड है। अभी सूर्य हमारे सिर के ऊपर आया नहीं है, और जब हम इसमें आए हैं सनराइज पीरियड में, कंपनी आगे बढ़ेगी, इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, और उसके साथ साथ बाय डिफॉल्ट आप लोग आगे बढ़ोगे। सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ये हमारी टीम है। डॉक्टर श्याम गोलब, एजुकेशनल बैकग्राउंड एमबीबीएस डॉक्टर, महाराष्ट्र में नंबर 1 मेडिकल कॉलेज मानी जाती है केईएम हॉस्पिटल की। वहां से वो एमडी गायनेक के लिस्ट में नंबर 1 आए थे पूरे महाराष्ट्र में। अमेरिका जाना, एमडी गायनेक्स में स्पेशलाइजेशन करना और एक अच्छी जिंदगी जीना, जो कॉमन आदमी का सपना होता है। मगर उनको लगा नहीं, ये मेरा लक्ष्य नहीं है, मुझे कुछ और करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि हम इतनी पढ़ाई तो करते हैं, तो और थोड़ा पढ़ता हूं तो आईएएस में बन सकता हूं, आईपीएस बन सकता हूं। आईएएस के लिए उन्होंने बड़े बड़े कामों में छोटी छोटी तकलीफ आती है। आगे लो, मेरा आवाज आ रहा है पीछे तक? बहुत मजबूत आवाज है। सो शाम सर ने सोचा, अरे आवाज भी आ गई, तो शाम सर का नाम लेने से देखो आवाज भी आ जाती है, तो आपका काम होने ही वाला है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि उन्होंने आईएएस आईपीएस की जब तैयारी शुरू की, तब उनका एक सब्जेक्ट था ग्लोबल वार्मिंग, और उस सब्जेक्ट पे सेमिनार लेने तब के हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर और उनके वैज्ञानिकों की टीम आई थी। उस वेबिनार में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जो कुछ कहा गया, रिन्यूएबल फ्यूल के बारे में जो कुछ कहा गया, उससे डॉक्टर श्याम सर को लगा यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। और तब से लेके आज तक जीवन के 23 साल सिर्फ एक ही विषय को देख के उन्होंने काम किया है। ही इज सच अ ग्रेट पर्सनालिटी। जब मैं एमसीएल को जुड़ा, तब डॉक्टर श्याम सर बांद्रा मुंबई में कलेक्टर ऑफिस में 9th फ्लोर पे उनका चेंबर था, एडिशनल डेप्यूटी कलेक्टर मुंबई सबब। और उपाध्याय सर के साथ मैं उधर मिलने गया था, उनको उनके चेंबर में मिला था। उसके बाद सर का एक वेबिनार, सेमिनार, तब वेबिनार नहीं होते थे, तब सेमिनार का जमाना था, कोरोना नहीं था ना, तो मैंने सेमिनार अटेंड किया। और वो सेमिनार में मुझे सच बताऊं तो 2 ही चीज समझी, बाकी कुछ नहीं समझा। क्योंकि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है एमबीए, ठीक है, एमकॉम एमबीए बिजनेस बैकग्राउंड है मेरा, ना साइंस है, ना इंजीनियरिंग है, ना टेक्नोलॉजी है। तो ऑयल एंड गैस से तो पता ही नहीं था, तो रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस किस बला का नाम है वो तो बिल्कुल पता नहीं था। तो मुझे 2 चीज वहां पे पता चली। पहला कि ये जो इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, डेफिनेटली दिस इज द नीड, और ये भविष्य की सबसे बड़ी इंडस्ट्री होगी। और दूसरा मुझे पता चला कि अगर इस व्यक्ति को पैसे कमाने होंगे, तो इनकी जो खुर्ची है, जो उनकी चेयर है, जो उनकी पोजीशन है, और जो उनकी सिग्नेचर की वैल्यू है, वही काफी है। एक मुंबई के कलेक्टर की क्या वैल्यू होती है आपको पता है। ये 2 चीज छोड़ के मैं जुड़ गया। 3 महीने उठा पटक हो रही थी, कुछ नहीं समझता था, रोज परेशान होता था, जाता था। बट वी आर लकी, वी आर फॉर्चुनेट कि तब हमको डायरेक्टली शाम सर मिलते थे, प्राची में मिलते थे, और हम हमारी क्वेरी, हमारे डाउट्स उनके साथ क्लियर करते थे। इवन कोरोना काल के पहले तक हर महीने हमारी एक मीटिंग होती थी 16 तारीख को हेड ऑफिस में, और उसके अलावा दादर में हर महीने एक सेमिनार होता था जो शाम सर खुद लेते थे। फिर कोरोना आ गया, वो बंद हो गया, वेबिनार शुरू हो गए, और अब सर इतने बिजी हमारे कामों को कि वो उस लेवल पे नहीं आते, इसलिए फ्राइडे सेशन लेते हैं सर, लोगों को एड्रेस करने के लिए। तो डॉक्टर श्याम सर के बारे में मैं और एक आज बात बताना चाहूंगा जो मैं नॉर्मली नहीं बताता। एक कहानी बताता हूं आपको। एक महिला थी जो बांद्रा में
हाउसिंग बोर्ड, पुराना बिल्डिंग था हाउसिंग बोर्ड का, माड़ा है आज, उस बिल्डिंग के बाहर भिंडी चूड़ी ये सब बेचती थी। और एक बच्चा था जो बच्चा वहां पे जाके उसकी मदद करता था। उस ऑफिस में लाल बत्ती में कलेक्टर की गाड़ियां आती जाती थी और वो बच्चा वो देखता था और उसने सपना देखा कि एक दिन मैं इसी ऑफिस में इसी लाल बत्ती के गाड़ी में जाऊंगा। और वो बच्चा और कहने डॉक्टर श्याम गोलब सर है। जीवन में संघर्ष करके ऊपर आए। बहुत बचपन में उनके पिताजी का साया चला गया। उनकी माताजी मीरा मैडम, शी इज द बेस्ट बिजनेसमैन, बिजनेस वुमन एक्चुअली। उनका इतना जबरदस्त है, आप लोगों को कभी उनको मौका नहीं मिला, हमको भी ज्यादा नहीं मिला, बट आई नो, क्योंकि मुझे पता चलता है। ये कहानी जो मैं बता रहा हूं ना, ये शाम सर ने नहीं बताई। एक व्यक्ति मुझे ऐसा मिल गया ये जर्नी में, जो उनको जानता था, उसने मुझे बताया कि ऐसा नहीं ऐसा है। आप सोचो कि जो एक गरीब परिवार से ऊपर आया है, जो इतना संघर्ष करके पढ़ा लिखा, क्योंकि वो जिस परिवार से बिलोंग करते थे उसमें एक ही चीज सिखाई गई थी कि भाई पढ़ोगे तो कुछ होगा। तो नंबर 1 पढ़ाई की उन्होंने, नंबर 1। और उसके बाद आईएएस की तैयारी शुरू की, वो भी छोड़ दिया उन्होंने जब उनको ये मिशन मिल गया। तो ये वो व्यक्ति है जो सच में कुछ करने आए हैं, पैसे के लिए नहीं आए हैं। और ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में अगर हम काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति का नेतृत्व अगर हमको मिला है, तो हम सब लकी है, ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड। सर के साथ कंधे से कंधा मिला के डॉक्टर लवेश जाधव सर, एमबीबीएस डॉक्टर, क्रिटिकल केयर के डॉक्टर है, क्रिटिकल केयर, वेरी हाई क्वालिफाइड। सर के बचपन के दोस्त शाम सर ने उनको वेबिनार पहली बार जब बताया कि ये ऐसा है और मुझे ये करना है, तब से लेके आज तक उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति कुछ गड़बड़ कर रहा है समझो, तो उसके दोस्त को तो पता ही होगा जो साथ में है, तो सबसे पहले कौन जाएगा? दोस्त जाएगा। मगर साथ में है ना इतने साल, क्योंकि ये लोग सच्चे मिशन पे चले हैं। इनके साथ मिस प्राची ढोले मैडम, आईसीएमआर के देहरादून में एक इंस्टीट्यूट है जिसने भारत का पहला बायोफ्यूल बनाया, वहां के मैडम जूनियर साइंटिस्ट रहे हैं। प्राची मैम, क्योंकि सर आज तक अनमैरिड है, आपको पता होगा, सर ने आज तक शादी नहीं की, पूरा जीवन इस मिशन को समर्पित किया है। तो सर की मदर, क्योंकि सर कलेक्टर भी है, तो सर की मदर मीरा शिवाजी गोलब मैडम के नाम पे एक कंपनी है, मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड। हमारी माता, परिवार की माता मीरा मैम के लिए जोरदार तालियां। मंगेश सेलार सर अभी कुछ देर में आएंगे हमारे बीच में। इनके आने के बाद हमारा बहुत सारा हेडेक खत्म हो गया। शाम सर के पास जा नहीं सकते थे, प्राची मैम के पास जा नहीं सकते थे, लवेश सर कभी सुनते कभी उड़ा देते थे। मगर मंगेश सर आने के बाद वो छोटे छोटे विषय हमारे सारे क्लियर हो गए। सर का बहुत अच्छा रोल है और हमारे लिए बहुत सपोर्टिव है। मुंह के ये भी कड़क है सिस्टम के बाबत में, डिसिप्लिन की बाबत में, पर दिल की ये सब बहुत सॉफ्ट है और प्योर है। शाम सर की अगर बात करूं तो यहाँ पे हमारे बीच में एक व्यक्ति है जिनके बड़े भाई मधुकर बोड़के सर डिप्टी कलेक्टर है रायगढ़ में, और उन्होंने एक तालुका बुक किया। उनके ब्रदर यहाँ पे हमारे पास है। सर प्लीज खड़े हो जाइए। बोड़के सर, मैं अभी कुछ दिन पहले अलीबाग कलेक्टर ऑफिस गया था, तो बोड़के सर से मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब शाम सर हमारे बीच बैठते थे, हम लोग सब डिप्टी कलेक्टर लोग बैठते थे, तो सर बताते थे मुझे ये करना है, ऐसा करना है, मैं ये करूंगा, मैं ऐसे ऑयल एंड गैस में काम करूंगा। तो सारे कलेक्टर, उनके जो कलीग थे, वो क्या कहते थे पता है? काय लावले, क्या कर रहे हो, ये अच्छी नौकरी है यार, कलेक्टर बनोगे, फिर आगे जाओगे, फिर और कुछ बनोगे, क्यों ये सब मगजमारी कर रहे हो? और लोग साथ नहीं देते थे, मगर बोड़के सर ने साथ दिया। उन्होंने उनके ऊपर विश्वास किया और उन्होंने एक प्रोजेक्ट बुक किया हुआ है। तो जो लोगों को समझ में विजन आया वो जुड़े, जिनको नहीं आया वो नहीं जुड़े। मगर एमसीएल का नारा क्या है पता है? आप हमारे साथ आए हो तो वेलकम, भविष्य में आओगे तो वेलकम, नहीं आओगे तो डबल वेलकम, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट तो यूज करोगे। कहां जाओगे? गैस तो वापरोगे, फर्टिलाइजर तो वापरोगे। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसी टीम, आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ। देखो, आदमी सोचता है ना, दिमाग से सोचता है। कोई भी इच्छा, अगर आपको कोई काम करना है, पहले आप सोचते हो दिल से कि भाई करूं कि नहीं, और फिर उसका कैलकुलेशन दिमाग से करते हो। दिमाग की अपनी एक सीमाएं हैं। दिमाग कैलकुलेशंस, अनुभव, एक्सपीरियंस, इसके ऊपर काम करता है और ये कभी भी फेल हो सकता है। ऐसे बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे कैलकुलेशन, बहुत सारे एक्सपीरियंस टाटा के भी फेल हुए, अंबानी के भी फेल हुए, और कोरोना काल में तो सबके हो गए। दैट इज अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। बट जो आदमी दिल से सोचता है ना, दिल इज कनेक्टेड टू गॉड।
दिल इज कनेक्टेड टू डेस्टिनी, दिल हार्ट, योर हार्ट इज कनेक्टेड टू द यूनिवर्स। और वो जब आपको कोई मैसेज देता है ना कि नहीं ये सही है, ये करो, तब आपकी कभी उसमें हार नहीं होती। और जब मैं एमसीएल से जुड़ा तब मैं दिल से, पहले दिमाग से सोचा 3 महीने, कुछ समझ में नहीं आया। 23 जनवरी 2018 दादर यशवंत सभागृह में एक सेमिनार था, सर के पास फोटो होंगे शायद, आई थिंक नितिन भाई के पास भी फोटो होंगे, तो वो मैं लास्ट में दिखाऊंगा वो प्रोग्राम के। तो मैं ऑडियंस में था, आज मैं यहाँ पे हूं और वो लोग स्टेज पे थे, और उस प्रोग्राम में मुझे समझा कि नहीं ये काम करना है। और तब से लेके आज 4.5 साल हो गए, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, सिर्फ आगे की दिशा देखी है, और आज हम यहाँ पे पहुंचे। तो ये टीम है हमारी, ये लोग कुछ कर गुजरने आए हैं, ये पैसे कमाने नहीं आए, पैसे हमको कमाने हैं। क्योंकि सर बोलते हैं देयर इज नो बिजनेस विदाउट मनी, अगर बिजनेस है तो पैसा तो चाहिए, मगर दिस इज नॉट ओनली मनी 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 मनी, दिस इज अबाउट दैट। ये कल मैंने आपको बताया है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्णता में होने वाली बढ़ोतरी, और उसका कारण आज का फॉसिल फ्यूल, और उसके कारण जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बाढ़ आ रही है, सूखा हो रहा है, इवन ह्यूमन बॉडी पे उसकी असर हो रही है। यहाँ पे जोरे सर है, बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट है, पीएचडी होल्डर है, हमारे सिंदखेड़ राजा के एमपी ओनर है, सुरेश पांडे जी मेरे बड़े भाई की तरह लीलावती हॉस्पिटल के हार्ट डिपार्टमेंट के हेड रहे। तो ये ऐसे लोग हैं जिनको आप पूछोगे तो बताएंगे कि हाँ ये ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम आदमी के शरीर पे भी होता है। अगर इसको बदलना है तो इसका प्रॉब्लम, इसकी जड़ को समझना होगा, और वो जड़ है फॉसाइल फ्यूल, और उसको बदलेंगे तो ही ये सॉल्यूशन आएगा। वेस्ट, कचरा, कचरे के लिए हम ठिकाने लगाने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते। कल मैंने बताया कि हर साल भारत को 3000 एकड़ जमीन सिर्फ डंपिंग के लिए लगती है, और 2050 तक में ऐसा होगा कि दिल्ली जितनी बड़ी जगह सिर्फ डंपिंग करने को लगेगी। तो क्या करेंगे हम? वहां पे प्लास्टिक होता है, रबर होता है, जब उसमें आग लगती है तो दैट इज द मोस्ट बिगेस्ट रीजन फॉर कैंसर। तो इसमें से भी हम फ्यूल बना सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है। ऑर्गेनिक से बायो सीएनजी और बायो फर्टिलाइजर, इनऑर्गेनिक से डायरेक्टली क्रूड ऑयल। कुदरत ने जो प्रक्रिया जमीन के नीचे हजारों लाखों साल में की, वही प्रक्रिया कुछ मिनटों से कुछ दिनों में मशीन में करते हैं। देन किसानों की समस्या, कभी सूखा है तो कभी बाढ़ है, कभी कीड़े खा जाते हैं, कभी क्रॉप नहीं आता, ज्यादा आया तो पैसे नहीं मिलते, मार्केटिंग करने की क्षमता नहीं है, होल्डिंग करने की क्षमता नहीं है। ये प्रॉब्लम कौन सोल्व करेगा? ये प्रॉब्लम हम सोल्व करेंगे, क्योंकि अब किसान अन्नदाता से ऊर्जादाता बनेगा। जो फ्यूल का रॉ मटेरियल है वो किसान देगा, दैट विल बी बायोमास। और बायोमास में सबसे आसानी से उगने वाला कोई बायोमास है तो वो है नेपियर घास, जिसे हाथी घास कहते हैं। इसकी बहुत सारी प्रजाति है, CO3, CO4, CO5, पैंगजोंग। इसके बारे में कल एक स्पेशल सेशन हमारे नेपियर मैन ऑफ इंडिया कुंडुबेरी सर लेने वाले हैं, वो आपको पूरा उसके बारे में बताएंगे, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। तो जब किसानों के घर में पैसे आएंगे, पर एकड़ अच्छी इनकम आएगी, तो किसान भी तो सुख से जिएगा। और जो हमको अन्न खिला रहा है, अगर वो सुख से ना जिए तो हमारी जिंदगी किस काम की? उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके मेडिकल के लिए, उनके अच्छे सुख सुविधा के लिए जो कुछ चाहिए वो एमसीएल करेगी। अगर रोजगार की समस्या की बात करो तो इस इंडस्ट्री के कारण किसान और युवा मिला के 12 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सिर्फ मैं एमसीएल की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, बट डेफिनेटली मेजर रोल एमसीएल का ही रहेगा। लीडर विल बी एमसीएल इन दिस इंडस्ट्री। उसके अलावा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, आज हमारी जरूरत का 82% हम ईंधन इंपोर्ट करते हैं, और उसमें जो पैसे जाते हैं वो है 8 लाख करोड़ भारतीय रुपए, प्लस ऊर्जा की जरूरतों को भी इंपोर्ट करते हैं, उसमें 4 लाख करोड़ है, जिसमें कोयला और बाकी चीजें आ जाती है। तो 12 लाख करोड़ अगर हम बचा लेंगे, और क्योंकि रॉ मटेरियल कौन देगा? कौन देगा? स्पीक लाउड, सो नहीं रहे हो ना, मुझे चेक करने दो। किसान, करेक्ट। तो पैसे किसके घर में जाएंगे? अभी समझो पर एकड़ 200 टन नेपियर घास आया, 2 लाख रुपया किसान के घर में आया, तो किसान क्या जेब में डाल के दबा के बैठ जाएगा क्या? उसकी भी जरूरत है ना, उसको भी कपड़े चाहिए, बाकी की चीज चाहिए, बर्तन चाहिए, इलेक्ट्रिक गुड्स चाहिए, जूते चप्पल चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो वो लेगा अपने तालुका से, तो तालुका की पूरी इकोनॉमी बढ़ेगी। उस तालुका में रॉ मटेरियल मिलेगा, उसको पैसे जाएंगे, उस तालुका में सीएनजी बिकेगा, और अगर बचा तो पूरे भारत में और पूरी दुनिया में जाएगा। और इसके कारण भारत की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन प्लस सिर्फ इससे बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है $5 ट्रिलियन भारत की इकोनॉमी को बनाना, $3 ट्रिलियन हम है,
$1 ट्रिलियन ये और $1 ट्रिलियन ऑर्गेनिक फार्मिंग दे सकता है. सो वी कैन बिकम अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी विद दिस इंडस्ट्री. ये स्कोप है इसका. दुनिया भी जाग रही है, जाग चुकी है, भले कम कर रही है, बट इसके ऊपर एक पेरिस में कॉन्फ्रेंस हुई 2016 में, जिसे पेरिस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, COP कोप, बराबर ना. और इसमें 196 कंट्री ने एग्रीमेंट साइन किए. हर देश को अपने अपने टारगेट दिए गए. भारत का टारगेट क्या है? 2005 में हम जितना प्रदूषण करते थे उससे 35% कम करना है. 2000 अभी क्या चल रहा है? तो अभी कितना कम करना है? 135%. इसलिए गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को फुल सपोर्ट कर रही है. और द सॉल्यूशन इज रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री. बायो सीएनजी की जो पॉलिसी है दैट इज सतत सस्टेनेबल अल्टरनेट टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट. इसके अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बायबैक करती है बायो सीएनजी 48 रुपीज 30 पैसा विद जीएसटी. अभी ये 55 रुपया होने वाला है. मगर अब गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया है. एनी कंपनी प्रोड्यूसिंग सीबीजी कैन सेल ऑन देयर ओन. और ऐसा एक प्लांट 2017 से चल रहा है पुणे में. आप यूट्यूब पे देख लेना, बहुत प्लांट चल रहे हैं. तो बहुत बार लोगों को पूछते हैं ना कि भाई हमारा माल कैसे बिकेगा, कौन बिकेगा. हमारी हर फैक्ट्री के साथ एक डिस्पेंसिंग यूनिट आ रहा है. और ऐसे एक डिस्पेंसिंग यूनिट से 8 जुलाई को हम सीएनजी भर के गाड़ी चला के देख चुके हैं. दैट इज अवर ओन कोलाड प्लांट. करेक्ट. Mira Clean Fuels Limited revolution is just like Amul model with drop-in fuel technology, clean fuel technologies, our USP. भारत में एक समय था जब दूध की समस्या थी, ठीक है, और दूध का पाउडर हम इंपोर्ट करते थे. तब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और उन्होंने नेस्ले को इनवाइट किया. कहा आपको हम पैसे देते हैं, IAS ऑफिसर की टीम देते हैं, जगह देते हैं, whatever you want we will give, but make us self sufficient in milk. क्योंकि अपने पैसे बाहर जा रहे थे. जैसे आज फ्यूल के जा रहे हैं तब दूध के पाउडर के लिए जा रहे थे. इट वॉज अ प्रॉब्लम. अब उसी समय एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा सर मैडम इसकी क्या जरूरत है, वी कैन डू दिस, हम करेंगे इसको. बट कॉमन आदमी पे कौन भरोसा करेगा, इतना बड़ा काम कैसे करेगा. उस व्यक्ति की सोच ये थी हमारे पैसे, हमारे लोग, हमारी गाय भैंस, हमारे लोगों से दूध लेंगे, हमको ही बेचेंगे और करोड़ों रुपए कौन लेके जाएगा, विदेशी कंपनी. तो ये हम करते हैं ना. मगर तभी उसको उतना किसी को फेथ आया नहीं. उस व्यक्ति ने धीरे 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 करके 36 लाख किसानों का संगठन बनाया. उनसे लोन, गाय भैंस के लिए लोन की व्यवस्था कराई. उनको जो दूध होता था वो लिया, उसको पैकेजिंग प्रोसेसिंग किया, उसको ब्रांडिंग किया. एंड दैट मूवमेंट इज अमूल मूवमेंट. आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, डॉक्टर वर्गीस कुरियन इज द जनक ऑफ रिवोल्यूशन. वहां पे हमारा स्टैंडी भी है, आप देख सकते हो. उन्होंने हमको दूध में आत्मनिर्भर बनाया. डेफिनेटली उसमें और लोगों का भी रोल था. उसी तरह से अमूल मॉडल के तर्ज पे हमारा मॉडल क्या है, कोऑपरेटिव ऑफ कॉर्पोरेट्स. MCL बिजनेस मॉडल इज कोऑपरेटिव ऑफ कॉर्पोरेट्स. कोऑपरेटिव मॉडल से करते हैं. श्याम सर ने मुझे बताया, मैंने आपको बताया, आपने किसी और को बताया, किसी और ने किसी और को बताया, और इस तरह से आप सब MCL फैमिली में आए. इट वॉज अ कोऑपरेटिव मॉडल. बट अल्टीमेटली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डूइंग क्रिएटिंग कॉर्पोरेट्स. हमारी अपनी सबकी फैक्ट्री लग रही है. वी आर एंटरप्रेन्योर. और ये कोऑपरेटिव ऑफ कॉर्पोरेट मॉडल है. ड्रॉप इन फ्यूल टेक्नोलॉजी मतलब क्या, ये मैं आगे थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा. बट कोई चीज बदलनी नहीं है. सब गाड़ी वैसी रहेगी, इंजन वैसे रहेगी, सब कुछ वही रहेगा. ओनली फ्यूल विल चेंज. कितना आसान होगा. ये हमारी टेक्नोलॉजी है. और बहुत बार आप लोग पूछते हो कि सर ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा. लेट मी टेल यू, अगर 10 टन बनाने वाली 10,000 फैक्ट्री भारत में लगाए, हम हो, अदानी हो, अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो, आप हो, कोई भी आ जाए, सबका स्वागत है क्योंकि ये समुद्र है. 10 टन बनाने वाली 10,000 फैक्ट्री अगर भारत में लगे, उसके बाद हम 100 mm SDM बायो सीएनजी पर डे बना सकते हैं. कितना, 100 mm SDM. आज की जरूरत है 350 mm SDM और भविष्य की 750 mm SDM. कल मैंने आपको मोरबी का उदाहरण दिया था. 1000 फैक्ट्री का 10 टन गैस तो सिर्फ मोरबी खा जाएगा. पूरे देश को क्या दोगे. तो ये पोटेंशियल है. मगर हमारे पास ऐसी जमीन है, ऐसा वातावरण है, ऐसा मैन पावर है कि हमारे पास जो नेपियर घास हो सकता है दुनिया के सारे देशों में नहीं हो सकता. और सो
फ्यूचर ओपेक कंट्री विल बी इंडिया। इंडिया पूरी दुनिया को गैस देगा। वी आर गोइंग टू एक्सपोर्ट दिस। मिशन एमसीएल 2030 फ्यूल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। यह हमारी इंडस्ट्री है, रिन्यूएबल इंडस्ट्री, रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल फ्यूल। रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और वेस्ट टू एनर्जी, मतलब कचरे को जला के उसके भाप में से बिजली बनाना। सोलर एनर्जी को सोलर पैनल लगते हैं। सोलर पैनल मेटल से बनते हैं। मेटल जमीन में से आता है, जमीन में खड्डे होते हैं, वहां पे जंगल है। दिस इज नॉट ग्रीन एनर्जी। ये भी पॉल्यूटन वाली एनर्जी है, क्योंकि उसमें भी आपको सब बनाना पड़ता है। एकर्स ऑफ लैंड लगती है वो पार्क बनाने को, उसको मेंटेनेंस से प्रॉब्लम है। सोलर का 80% कंपोनेंट पार्ट वी इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, जो हमको निगलना चाहता है। मतलब हमारे दुश्मन को बोलते हैं हम पैसे ले और हमारे ही सैनिक को गोली मार। हम ये कर रहे हैं, आज खुशी से नहीं कर रहे, मजबूरी हो गई है। विंड एनर्जी की बात करो, बड़े बड़े विंड मिल, 2-2 साल तक स्टडी होता है कि यहां पे एयर फ्लो उतना है कि नहीं, विंड मिल चलेगी कि नहीं, और उसके बाद वो लगती है। और उसके बाद अगर वहां से पंछी गुजरते हैं ना, तो आप जाके देखना कितने मरे हुए मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो नाश नहीं करता है पर्यावरण का, वो भी डिसबैलेंस करता है। और उसके भी कंपोनेंट अगेन वी इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। वेस्ट टू एनर्जी, कचरे को जलाओ, उसकी बाप में से बिजली बनाओ, बहुत कम लेवल पे चालू है। ये तीनों इंडस्ट्री है ना, अच्छी है, मैं बुरी नहीं बोलूंगा, बट भारत के लिए वायबल नहीं है। किसी और देश के लिए हो सकती है, चाइना के लिए होगी क्योंकि चाइना खुद बनाता है कंपोनेंट, बट वो हमारे लिए नहीं, क्योंकि हमको वहां से लाना है। और तीनों इंडस्ट्री चलती है सब्सिडी पे। जब सोलर की शुरुआत हुई 18 रुपया पर यूनिट बाईबैक होता था सोलर एनर्जी, आज 2 रुपये से भी कम है। तो ये सब्सिडी गवर्नमेंट के लिए बोझ है। आज आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने अनाज के ऊपर भी जीएसटी लगा दिया, आप अगर आपने न्यूज देखा होगा कहीं तो। क्यों लगाया? क्योंकि गवर्नमेंट वॉन्ट्स मोर रिवेन्यू। अगर रिवेन्यू नहीं होगी तो विकास नहीं होगा। हमको अच्छा बुरा जो भी लगे, बट उनके अपने प्रॉब्लम्स है, उनको रेवेन्यू चाहिए। वो सही है गलत है वो विषय में मैं नहीं जा रहा हूं। तो सब्सिडी कहां से देंगे आगे? सब्सिडी धीरे धीरे बंद होगी। अब आ जाते हैं रिन्यूएबल फ्यूल। तो रिन्यूएबल फ्यूल में जो शुरुआत हुई दैट इज बायोडीजल। जब हम रिन्यूएबल फ्यूल की बात करते हैं तो सामने वाला बोलता है बायोडीजल मुझे पता है, कुछ पता नहीं होता, मगर फिर भी बोलता है पता है। आपका भी अनुभव हुआ होगा ना। तो व्हाट इज बायोडीजल? दुनिया में जो सबसे पहले इंजन का इन्वेंशन हुआ दैट वाज पेट्रोल इंजन। और वो पेट्रोल इंजन कंपनी की मोनोपोली एक वैज्ञानिक को पसंद नहीं थी। उस वैज्ञानिक ने जो इंजन बनाया उसको हम डीजल इंजन कहते हैं। और इसलिए डीजल इंजन कहते हैं क्योंकि उस वैज्ञानिक का नाम था रुडोल्फ डीजल। और उसकी याद में उसके जन्मदिन के दिन 10 अगस्त को हर साल वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है। पिछले साल हमने मनाया था और इस साल दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड बायोफ्यूल डे इन 5 स्टार होटल एमसीएल परिवार का होने जा रहा है। वहां पे जो अनाउंसमेंट होंगे वो आपकी दिशा और दशा बदल देंगे। वो आप इंतजार कीजिए, उसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए और क्वालिफाई कीजिए। बायोडीजल मतलब क्या? तो पेट्रोल डीजल में ब्लेंडिंग करना ऐसे तेल का जो अखाद्य हो। पहले तो खाद्य तेल से लोगों ने चालू किया, ईटेबल ऑयल, मगर खाने वाला तेल अगर आप ब्लेंडिंग में यूज करोगे तो महंगा हो जाएगा, तो आदमी खाएगा क्या? तो कॉन्सेप्ट आया अखाद्य तेल, मतलब जत्रोफा, करंजी, ये जो सीड होता है ऑयल सीड, जिसका ऑयल ईटेबल नहीं है, खाने योग्य नहीं है, उसमें से फ्यूल बनाना और उसको ब्लेंडिंग करना। मगर ये इतना कम मिलता है, हजारों लाखों एकड़ में उगाओ तो उसका रॉ मटेरियल प्रैक्टिकली नहीं मिलता। और इसलिए बायोडीजल सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि उसका रॉ मटेरियल प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है। इसलिए लोगों ने क्या किया, मलेशिया और इंडोनेशिया से पाम ऑयल इंपोर्ट किया और उसमें से बायोडीजल बनाया। अब मलेशिया और इंडोनेशिया से पाम ऑयल इंपोर्ट करोगे तो पैसे कहां जाएंगे? टेक्नोलॉजी वहां की है, पैसे वहां जाएंगे, रोजगार कहां जाएगा? इंडोनेशिया, मलेशिया। आज आप अरब कंट्री को दे रहे हो, फिर उनको दो, आपका क्या फायदा? तो अल्टीमेटली इट इज गुड, बट मलेशिया इंडोनेशिया के लिए वायबल है, हमारे लिए वायबल नहीं। सेकेंड इज बायोगैस, गोबर गैस। सीधी भाषा में गोबर से गैस बनता है, वो गैस में से आप कुकिंग करते हो। जो एलपीजी में 15 मिनट में होता है उसमें पौने घंटे में होता है, क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू या उसकी ताकत या पावर वो कम होता है। बट वो भी भारत में ऑन पेपर 50 लाख बायोगैस प्लांट है, मगर ढूंढ के दिखाओ 50।
कहीं नहीं मिलेंगे, सब्सिडी लिया बात खत्म। इसलिए अब सरकार ने बायोगैस प्लांट पे सब्सिडी बंद कर दी है। और जो कल मैंने बताया कि अब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग और इंटरेस्ट सबवेंशन पे सरकार सोच रही है कि लोग लगाए, काम करें जेन्युइनली और फायदा ले। उसके बाद है प्लास्टिक टू पेट्रोल। बहुत बार लोग कहते हैं सर प्लास्टिक से भी पेट्रोल बनता है। करेक्ट, प्लास्टिक इज बेसिकली अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और जब उसको सर्टेन डिग्री से गर्म करके फिल्टर करते हो फिर से पेट्रोल ले सकते हो। कितना टन प्लास्टिक लाओगे तो कितना सा पेट्रोल मिलेगा। इट्स अ सॉल्यूशन टू प्लास्टिक बट नॉट फॉर फ्यूल। देन इट इज बायो सीएनजी एंड क्रूड ऑयल एमसीएल टेक्नोलॉजी। क्रूड ऑयल पे पहले बात करता हूं। एमसीएल के पास अपनी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हर प्रकार के इनऑर्गेनिक, मट्टी, धातु, मेटल एंड ग्लास, कांच, ये तीन चीज जिसको हम जला नहीं सकते, जिसमें कार्बन नहीं है, ये तीन चीज छोड़ के कुछ भी बोलो, प्लास्टिक, रबर, लेदर, फाइबर, थर्मोकोल, लकड़ा, कपड़ा, एनीथिंग, ये बैच वाइज एक हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मशीन में जाता है और 40 मिनट में 2 टन वेस्ट को डायरेक्टली क्रूड ऑयल में कन्वर्ट करता है वो। इट्स अ टेक्नोलॉजी। और उसको जब फिल्टर करते हो तो उसमें से जेट फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, नाफ्ता, केरोसिन और फाइनल प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट इज बिटुमेन, डामर। ये टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है, मगर ये लार्ज स्केल पे चाहिए, छोटे स्केल पे वायबल नहीं है। नंबर 2, पूरे भारत का जितना इनऑर्गेनिक वेस्ट है अगर हम 100% फ्यूल में कन्वर्ट कर दे तो भाई हमारे ईंधन की जरूरत का सिर्फ 5% दे सकते हैं। तो इसमें इनऑर्गेनिक वेस्ट का सॉल्यूशन है, फ्यूल की रिक्वायरमेंट का सॉल्यूशन नहीं है। तो हमारी टेक्नोलॉजी क्या है? बायो सीएनजी फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ बायोमास एंड ऑर्गेनिक वेस्ट, इथेनॉल और बैटरी। अपनी टेक्नोलॉजी पे आने के पहले ये भी 2 विषय ले लेता हूं। बैटरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सर अभी तो ईवी आने वाला है, अब कौन ये आपका सीएनजी वापरने वाला है? करेक्ट है। वो हमारे गुजराती में कहावत है, दूर थी डूंगड़ा रड़ियामणा, मतलब दूर से देखने पे पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं, जब बाहर जाके चढ़ना शुरू करते हो तब पता चलता है कि वो पहाड़ कितना अच्छा है, सुंदर है, कितना कठिन है। इसी तरह से ईवी का है। 2 दिन पहले मैंने एक न्यूज शेयर किया था, टाटा नेक्सॉन की ईवी बैटरी की प्राइस वो बताते नहीं है, मगर एक जन की बैटरी 2 साल में कुछ खराब हुई है, ऐसा कुछ था, उसको रिप्लेसमेंट मिला क्योंकि वो वारंटी में था, बट उसकी कीमत पूछी तो क्या थी पता है? 7 लाख रुपीस। हमारे लोगों को 25,000 इंजन में खर्चा करना पड़े ना तो गाड़ी महीना भर गैरेज में रहती है, बराबर ना? तो 7 लाख रुपए की बैटरी, हाउ इट इज वायबल? देखो, इलेक्ट्रिक के लिए तो सबसे पहले आपको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। आज भी भारत के हर हिस्से में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है 70% इज मेड आउट ऑफ कोल, थर्मल पावर प्लांट। और कोल इज अगेन पॉल्यूशन। एक तो जमीन खोद के जंगल बर्बाद करोगे और ऊपर से वायु प्रदूषण होगा। उसके बाद आपको लगती है बैटरी। बैटरी भारत में नहीं बनती, इसके सारे मेटल्स हमारे पास नहीं है उच्च मात्रा में। तो वर्ल्ड वाइड 70% रॉ मटेरियल ऑफ बैटरी, कोबाल्ट और बाकी धातु इज कंट्रोल्ड बाय चाइना। इसलिए चाइना ईवी 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 कर रहा है, क्योंकि उसको हमको गुलाम बनाना है। एक बार हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए, कहां जाओगे? इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने को 2-3 घंटे लगते हैं। हमारा आदमी पंप पे गया ना तो 3 मिनट में 3 बार हॉर्न मारता है, बराबर कि नहीं है? क्या आपको रुकने की इच्छा है? तो वो आदमी 3 घंटा चार्ज करेगा क्या? चलो मैं बोलता हूं बैटरी एडवांस आ जाएगी, चार्जिंग पावर घट जाएगा, बट अल्टीमेटली हम चाइना का भला करेंगे। और ये बैटरी का जो वेस्ट निकलेगा, लाखों करोड़ों बैटरी का वेस्ट, इट्स अ पॉइजनस लीड, कहां जाएगा ये? क्या करोगे इसका? खत्म कर देगा आपका पानी। अल्टीमेटली पानी हम तालाब का पिए, कुएं का पिए, डैम का पिए कि बोरिंग का पिए, वो सब पानी आज प्रदूषित हो रहा है, सब पानी में केमिकल जा रहे हैं। तो क्या करेंगे उसको? तो बैटरी इज गुड बट नॉट वायबल फॉर इंडिया, ये हमेशा ध्यान रखो। रिलायंस ने ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ एक एग्रीमेंट किया है जिसके तहत वो 3000 फ्यूल स्टेशन इंडिया में डालने वाले हैं। अब ब्रिटिशर लोग कितने बुरे थे वो हमको पता है, मगर उनका एक स्किल भी है, उनका एक टैलेंट भी है, वो है अच्छी तरह से स्टडी करना और इंप्लीमेंट करना। देखो, किसी में बुराई हो तो उसका बुरा बोलना चाहिए, पर उनका गुण हो तो उसकी भी तारीफ होनी चाहिए। हमारे देश में गद्दारी के कई उदाहरण है, मगर आपने कहीं ये सुना कि ब्रिटिश वाइसरॉय जनरल ने ब्रिटिश एम्पायर के साथ गद्दारी की? मेरे तो सुनने में नहीं आया, होगा कोई किस्सा तो मुझे पता नहीं। दे आर हॉनेस्ट टुवर्ड्स देयर नेशन।
और उन लोगों का स्टडी ये कहता है कि बाय 2050 इंडिया के 32% व्हीकल ईवी होंगे। बाय 2050 32%, तो 68% क्या होगा? करेक्ट, ये तो वो कह रहे हैं। अच्छा, ये कब कहा था? जब हम बायो सीएनजी में इतना लोग काम नहीं कर रहे थे। ये कब कहा था? जब हाइड्रोजन का नामो निशान नहीं था। ठीक है, तो आज लोग ईवी को भी छोड़ के अब हाइड्रोजन की तरफ दौड़ रहे हैं, उस पर भी आऊंगा मैं। तो ईवी इज नॉट प्रैक्टिकल एंड वायबल फॉर इंडिया, और इसीलिए टाटा ने पहले ईवी गाड़ियां बनाई, मारुति ने पहले सीएनजी बनाई। मारुति की अगर आप बात करोगे तो लेट मी टेल यू, मारुति इज द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने डीजल गाड़ी बनाना बंद कर दिया, ओनली पेट्रोल एंड सीएनजी गाड़ी बना रहे। क्या उनको धंधा नहीं चाहिए? उनकी स्विफ्ट डिजायर और स्विफ्ट इतनी अच्छी गाड़ी थी डीजल में, उन्होंने बंद कर दिया रातों रात। गुलाम नहीं बनाएंगे, क्यों? दे अंडरस्टैंड द फ्यूचर। और इसलिए उन्होंने नीचे से आप देखोगे तो सिलेरियो, वैगनआर, स्विफ्ट डिजायर, इर्टिगा, कितने मॉडल है उनके सीएनजी के, वो उन्होंने मार्केट को लीड किया। तब टाटा जागे, बोले यार ये तो गड़बड़ है, मैं ईवी करो, मेरी तो गाड़ी बिक नहीं रही उतनी। वो शौकीन लोग ले जाते हो, अलग बात है। और फिर टाटा ने भी 2 गाड़ी सीएनजी में लॉन्च की, टिगोर एंड टिएगो, 2 गाड़ियां। तो सीएनजी इज द फ्यूचर, ऑलवेज रिमेंबर इन इंडिया, बैटरी इज नॉट द फ्यूचर। इथेनॉल की बात करें, इथेनॉल मेजर बनता है, जो प्लान है वो है शुगर केन का जो शक्कर बनने के बाद जो बगास वेस्ट है उसमें से बनाना। देखो मित्रों, शुगर इज अ केमिकल, ये हम सब जानते हैं। और अब धीरे धीरे लोग बदल रहे हैं, और बदल के कहां जा रहे हैं? गुड़ की तरफ, ऑर्गेनिक की तरफ। शक्कर ऑर्गेनिक नहीं हो सकती, शक्कर के क्रिस्टल्स विदाउट केमिकल नहीं बन सकते। इसके बारे में आप लोग मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट हो। तो शक्कर आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है 10 साल बाद 2-10% ही यूज करते हो, बाकी सब गुड़ यूज करते हो। ये टाइम आएगा वापस। तो आप शुगर केन क्या इथेनॉल बनाने को उगाओगे? आज बाई प्रोडक्ट है तो ठीक है, कल को क्या आप शुगर केन उसके लिए उगाओगे? नंबर 2, शुगर केन किसान उगा रहा है, उसको उसका पैसा मिल रहा है, बाई प्रोडक्ट बगास से इथेनॉल बनेगा, तो किसान को डायरेक्ट फायदा क्या होगा? बताओ मुझे। नो बेनिफिट, करेक्ट। और इथेनॉल का आप क्या कर रहे हो आज? ब्लेंडिंग। क्यों? क्योंकि थोड़ा पैसा बचेगा, थोड़ा पॉल्यूशन घटेगा, दैट इज वेरी गुड, मैं बुरा नहीं बोलूंगा, अच्छा है। मगर 10% 20% हम पेट्रोल में ब्लेंडिंग करते, थोड़ा सा पॉल्यूशन बचाते, थोड़ा सा हमारा पैसा बचाते। अभी सरकार ये चाहती है कि फ्लेक्स इंजन बने। फ्लेक्स इंजन मतलब क्या? तो जो पेट्रोल पे भी चले और जो इथेनॉल पे भी चले। मित्रों, अगर आज की बात करें तो आज सीएनजी गाड़ियां मार्केट में है, सीएनजी पंप है, सीएनजी के इक्विपमेंट्स है, ठीक है, सीएनजी का सप्लाई है। तो नए इंजन और सेक्टर डेवलप करना चाहिए कि जो चीज है उसको बढ़ाना चाहिए। व्हाट इज करेक्ट? जो चीज है उसको बढ़ाना चाहिए ना। आप नई फ्लेक्स इंजन बनवाओगे, वो गाड़ियां बनेगी, मार्केट में आएगी, चलेगी, हाँ, तो उससे अच्छा इस पे फोकस करना ज्यादा बेटर है। और अगेन उसका रॉ मटेरियल नहीं मिला कल को तो क्या करोगे? आज शुगर लॉबी, शुगर मिल वालों के लिए वो अच्छा है, कुछ ना कुछ उनका फायदा होगा, बट दैट इज नॉट द डायरेक्ट सॉल्यूशन। इथेनॉल से हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले नहीं। दूसरा, जब इथेनॉल नहीं होगा तब तो पेट्रोल पे ही चलेगी गाड़ी, इथेनॉल का सप्लाई नहीं होगा तो। और आपको मजे की बात बताओ, जो गाड़ी पेट्रोल पे चलती है वो सीएनजी पे भी, तो उसमें भी बाटले तो हमारे ही लगेंगे। गाड़ी कोई भी बनाओ आप। शाम सर और हमारी टीम ने इतना जबरदस्त रिसर्च करके प्रोडक्ट बनाया है। मैं आपको एमसीएल जर्नी में का एक पार्ट बताता हूं। एमसीएल दुनिया की वो पहली कंपनी है, सॉरी भारत की वो पहली कंपनी है जिन्होंने बायोफ्यूल बनाया था फ्रॉम एल्गे। वज्रेश्वरी वसई में एक प्लांट हमने डाला था जो एल्गे से ऑयल बनाता था, एक प्रोडक्ट बनाता था, मिरेकल ग्रो डीजल। उस प्रोडक्ट का नाम था मिरेकल ग्रो डीजल। और वो हम डालते थे गाड़ियों में, उससे धुआं बंद होता था और माइलेज ज्यादा मिलता था। मगर अगेन व्हाट वाज द प्रॉब्लम? रॉ मटेरियल। अगर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। बट अगर हम बायो सीएनजी बना रहे तो रॉ मटेरियल की कोई कमी है? हमारा निखिल बोलता है सर काय 10 टन मांगता है रोज, 10,000 टन मांगा की 10 टन क्यों मांग रहे हो? 10,000 टन मांगो रोज, हम इंदापुर से देंगे आपको। करेक्ट ना निखिल जी? कहां है? वेयर आर यू निखिल? उठे हो? बोलते 10,000 टन देता हूं सर रोज। तो ये हमारे किसानों का स्ट्रेंथ है, हमारे देश का स्ट्रेंथ है। और इसलिए सारी इंडस्ट्री अच्छी है। ईवी, इथेनॉल हमारे काम का नहीं है। अब आ जाता हूं हाइड्रोजन नाम के नए बम पे।
सबसे पहले मैं आज बताता हूं, लोग ईवी ईवी बोलते हैं, बट जिस दिन अगर हाइड्रोजन आया ना, ईवी पहले खत्म हो जाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है, हवा में से ऑक्सीजन लेता है और उसमें फ्यूल सेल होता है, वो फ्यूल सेल उसमें से हाइड्रोजन और पानी मतलब दोनों अलग करता है। हाइड्रोजन आपका इंजन यूज करता है नॉर्मली, वो अलग करने के बाद, और पानी बाहर से निकल जाता है, तो ये ग्रीन है हम कहते हैं। अब मैं आपको थोड़ी हाइड्रोजन के सब, मैंने रिसेंटली एक कोर्स किया था हाइड्रोजन फ्यूल पे, और वो कोर्स के आखिर में मैंने उनको बोला कि सर हाइड्रोजन इज नॉट फ्यूचर ऑफ इंडिया, तो वो भड़क गए वो। तो बोले ऐसा कैसा बोलते हो, तो मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं था कोर्स में, सर्टिफिकेट में, मेरा इंटरेस्ट था नॉलेज में कि क्या है ले लेते। तो हाइड्रोजन में कैटेगरीज है, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन किससे बनता है मालूम है? मीथेन से। उसको ग्रे क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मीथेन ही पॉल्यूशन वाला है, तो जो पॉल्यूशन वाले मीथेन से बनता है वो ग्रे हाइड्रोजन। व्हाट इज ब्लू हाइड्रोजन? इलेक्ट्रिसिटी से जो बनता है, इलेक्ट्रिसिटी से हवा को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग किया जाता है, मतलब पानी और CO2 और ये, तो उसको वो लोग ब्लू हाइड्रोजन बोलते हैं। और व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन? ग्रीन हाइड्रोजन टेक्निकली सोलर पावर जो होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से जो हाइड्रोजन बनता है, दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन। बट लेट मी टेल यू वेरी ओपनली, देयर इज नथिंग लाइक ग्रीन हाइड्रोजन। कुछ भी नहीं है ग्रीन हाइड्रोजन की तरह, क्योंकि हाइड्रोजन सोलर से बनता है, तो सोलर पैनल किससे बनते हैं? तो देयर इज, करेक्ट मैम, तो देयर इज नो ग्रीन हाइड्रोजन। अब ग्रीन हाइड्रोजन बनाना है तो कौन बताएगा? पता है? पता है किसी को? आपका मीथेन किसमें से बनता है? नेपियर गैस, मतलब हमारा मीथेन नॉन पॉल्यूटिंग है। अगर ये मीथेन से मैं बाष्पीभवन करके हाइड्रोजन बनाऊं तो इट्स अ ग्रीन हाइड्रोजन। अगर इस मीथेन से मैं बिजली बना के हाइड्रोजन बनाऊं तो फ्यूचर में अगर हाइड्रोजन कौन बनाएगा? MCL फैमिली बनाएगा। और हाइड्रोजन, गाड़ी का अंदर बैटरीज होती है और पीछे एक हाइड्रोजन टैंक होता है, उसको कंप्रेस करके दबा के भरा जाता है। और इंडिया इज अ सेंसिटिव कंट्री। एक हाइड्रोजन का टैंक इट्स अ हाइड्रोजन बॉम्ब। अगर 18% से ज्यादा हाइड्रोजन है, इट इज अ एक्सप्लोजिव। एक फूटेगा ना तो आधा किलोमीटर साफ कर देगा, इट्स डेंजर। मगर अगर हमारे CNG में हम हाइड्रोजन 18% तक ब्लेंड करेंगे, तो CNG का कैलोरीफिक वैल्यू समझो 40 है, तो हाइड्रोजन का 140 है, तो अपना माइलेज बढ़ेगा, अपना पावर बढ़ेगा, द कार विल रन लाइक एनीथिंग। तो ये हमारा ब्लेंडिंग होगा। और ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं, दिल्ली में हाइड्रोजन ब्लेंडेड CNG की बसें चल रही है, यू कैन चेक ऑन नेट। तो फ्यूचर ऑफ फ्यूल इन इंडिया एंड वर्ल्ड इज बायो CNG, और जरूर पड़ी तो हाइड्रोजन ब्लेंडेड बायो CNG, और हाइड्रोजन भी हम ही बनाएंगे। सो नॉट टू वरी एट ऑल। बट हाइड्रोजन कहां पे सक्सेसफुल होगा? जो वर्ल्ड वाइड हाइड्रोजन के रिसर्च ग्रुप है, उनका ऐसा कहना है कि 2015 तक 12% इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रोजन पे बनेगी, व्हीकल नहीं, इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बनाने की जो जगह है दैट इज सेफ एंड सिक्योर, वहां पे आप हाइड्रोजन टैंक स्टोर कर सकते हो। बट गाड़ियों में वो वायबल होने वाला और प्योर फॉर्म में तो नहीं होने वाला है, मिक्सिंग में होगा, तो वो तो हमको ही करना है CNG में। सो फ्यूचर ऑफ फ्यूल इन इंडिया इज बायो CNG, हाइड्रोजन नहीं है। ट्रायल पे एक गाड़ी आई, जैसे ही न्यूज देखा कि लोगों ने मुझे धाड़ 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 भेजना शुरू कर दिया, सर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। मैं बोला ये कौन सी बला है, चलो इसकी पढ़ाई करते हैं। और ये पढ़ाई करने के बाद मैं आपको बोल रहा हूं कि हाइड्रोजन उस तरह से सक्सेसफुल नहीं होगा जिस तरह से आप सोच रहे हो। और अगर कोई बनाएगा ग्रीन हाइड्रोजन तो वो MCL परिवार बनाएगा। बायोफ्यूल की अगर बात करें, US सबसे ऊपर, ब्राजील, जर्मनी, चाइना, अर्जेंटीना, फ्रांस, इंडोनेशिया, कनाडा, थाईलैंड, कोलंबिया। हम कहां हैं? नोवेयर। आपको बता दो, इंडिया वो देश है जिसने सबसे पहले बायो CNG बनाना, बायोगैस बनाना चालू किया, बट हम 10 में भी नहीं है, क्योंकि आज तक किसी ने उस लेवल पे काम ही नहीं किया। एक एक प्रोडक्ट करने से कुछ नहीं होगा। वी हैव टू वर्क ऑन अ स्केल, देन समथिंग विल हैपन, और वो काम MCL कर रही है। ये आपके ट्रेडिशनल डाइजेस्टर जिसमें गोबर जाता है नॉर्मली। अभी गोबर में क्या होता है, 90% वाटर और 10% ड्राई मैटर होता है।
बैक्टीरिया ड्राई मैटर को खाता है, पानी को नहीं खाता। तो अगर गैस बनेगा तो किस में से बनेगा? ड्राई मैटर में से। अब जिसमें ड्राई मैटर ही 10% है तो उसमें उसका 10% बना तो 100 किलो बना। मगर हमारे नेपियर ग्रास में ड्राई मैटर है 30 to 35%। बट कोंडुबेरी सर ने एक रिपोर्ट, लेबोरेटरी रिपोर्ट लाया है, कल दिखाएंगे वो। 50% ड्राई मैटर 75 डे का। करेक्ट सर? 1 मिनट खड़े हो जाइए प्लीज। और अगर वो 100 डे पे जाएगा तो ड्राई मैटर बढ़ेगा, 60-70% तक जाएगा सर वो। तो अगर हमारा ड्राई मैटर ही रॉ मैटर का 70% है, उसका 10% बनेगा तो कितना ज्यादा बनेगा? तो अगर आपके रॉ मटेरियल में फूड नहीं है, इंटेक्ट नहीं है, तो गैस कैसे आएगा? तो ये प्रॉब्लम था पुराने डाइजेस्टर का, सिंगल स्टेज डाइजेस्टर। इससे एडवांस टेक्नोलॉजी हमने बनाई, इट्स बेस्ड ऑन ह्यूमन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र। जैसे हम इंसान है, हम खाना खाते तो चबाते तो मुंह में लाड़ होती है, उसमें अलग बैक्टीरिया होते हैं और उसका एक अपना अलग रोल है। पेट में जाएंगे तो एसिड्स होते हैं, उसका अलग रोल है। बड़ी आंत का अपना अलग रोल है, छोटी आंत का अपना अलग रोल है। जितना जिसका डाइजेशन अच्छा उतना उसका कम खाके एनर्जी आउटपुट अच्छा। सिंपल, सेम वे दिस इज आवर टेक्नोलॉजी। इसके लिए जोरदार तालियां। 4 स्टेज डाइजेस्टर सिस्टम। कोई भी चीज अगर आती है, जैसे उसका वेट होता है, फिर उसका श्रेडिंग होता है 3 mm 5 mm, फिर वो एक ग्राइंडर में जाता है, एकदम छोटे टुकड़े, उसमें पानी ऐड होता है, उसकी स्लरी बनती है। स्लरी मतलब चिखल, और वो चिखल मड पंप से जाता है डाइजेस्टर में। डाइजेस्टर में यूनिक बैक्टीरिया होते हैं। हमारे पास अपने डेवलप किए हुए ऐसे बैक्टीरिया है जो सल्फर भी खा जाते हैं। तो हमारे गैस में सल्फर ना के बराबर है, बात तो आती ही नहीं मगर ना के बराबर है। ये एक यूनिक पॉइंट है। आज जो आप सीएनजी यूज करते हो उसमें भी सल्फर है। हमारे में जो परमिसेबल मात्रा है ना, उससे भी ना का बराबर है। दैट इज यूएसपी अवर प्रोडक्ट। और ये पहले डाइजेस्टर से दूसरे, तीसरे, चौथे 17 डे का प्रोसेस है। ओल्ड जो डाइजेस्टर है, जो बार्क मॉडल है, BARC, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसमें 60 to 90 डे प्रोसेस को लगता है। हमको 17 डे लगता है। डेली फीडिंग होता है, डेली आउटपुट आता है, 24 घंटे चलता है। वन स्टार्ट, इट नेवर स्टॉप। और ये टेक्नोलॉजी अपनी खुद की भारतीय वैज्ञानिकों की बनाई हुई है, और इसलिए हमारे भारत के वैज्ञानिकों के लिए जोरदार तालियां। इस तरह के बायोफ्यूल स्टेट प्रोजेक्ट होंगे आने वाले समय में, जो हम कोलार में लगाए हैं, जो आपके यहां पे काम चालू हो गए। मुझे पता है फर्स्ट फेज के काम लगभग 50 लोगों के चल रहे हैं। सेकेंड फेज के काम का 15 जन का डिक्लेरेशन हो चुका है। कल कुछ वीडियो गए हैं उनको, आने वाले 10-15 दिन में वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। और बाय 2023 एंड, शुरुआत से लेकर एंड तक, कम से कम भारत में 225 प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में होंगे। दैट इज द टारगेट ऑफ MCL। और जैसे एक जमाना था जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम करती थी, तो कंस्ट्रक्शन में लोग 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ निवेश करते थे। अब बायोफ्यूल स्टेट में निवेश करेंगे। फंड इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर एक बिल्डिंग बनाने को मैं 100 करोड़ डालता हूं, वो बेचता हूं, देन अगेन दूसरे में जाता हूं, उससे अच्छा एक बार डाल के अगर जिंदगी भर पैसा मिलता तो मैं कहां डालूंगा? ऐसे हजारों इन्वेस्टर खड़े लाइन लगा के, वो सर देखेंगे किसको लेना है और किसको नहीं लेना है। तो फाइनेंस इज नॉट अ, और ये मैंने कल आपको समझा दिया है। ये पहली बार जब मैं गया था 2018 में वर्ल्ड बायोफ्यूल डे सेलिब्रेशन एट कोलार प्लांट, पहली बार के प्लांट के विजिट के फोटो है और हमारी ट्रेनिंग हुई थी। देन पिछले साल 22 मार्च को कोलार का इनॉग्रेशन ऑनलाइन हुआ था। ये तब के फोटो है। और इस बार जो गए, फोटो है बट हमारे पास नहीं है, सबके मोबाइल जमा कर लिए थे, बोले ये फोटो लीक करेंगे। फिर भी एक वीडियो यूट्यूब पे कहीं लीक हुआ है, यूट्यूब पे की फेसबुक पे मेरे पास आया था, छोटा सा वीडियो था, इंस्टा में आया था। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि वी हैव द बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट प्रोडक्ट रेडी। इस प्लांट की अगर बात करूं तो ये अपने आप में एक चमत्कार है, चमत्कार। और इसलिए कोलार प्लांट को मैं प्लांट नहीं कहता, मैं इसको मंदिर कहता हूं, मंदिर। बाकी जो 3000 लगेंगे ना मेरे लिए प्लांट हो गए, मगर कोलार प्लांट है ना एक मंदिर है, जिसके कारण पूरा भारत का, पूरे किसानों का, हमारे युवाओं का, सबका भविष्य बदलने वाला है। जब आप प्लांट में जाते हो, रॉ मटेरियल का श्रेडिंग, फिर आपका स्लरी टैंक से फीडिंग से बायोगैस बलून से प्योरिफिकेशन यूनिट, उसमें से CO2 अलग, H2S अलग, आपका मीथेन अलग। उसके बाद में वो मीथेन का कैस्केट में फिलिंग, कैस्केट से सप्लाई, पंप में आना, पंप से गाड़ी में भरना, ये मैं देख के आया हूं। और वो गाड़ी हम चला के आए।
उसके अलावा फर्टिलाइजर जो आता है स्लरी, लिक्विड रूप में आता है, उसमें से स्लरी सॉलिड लिक्विड सेपरेटर से लिक्विड फिर स्लरी टैंक में जाता है। या तो हम उसको फर्टिलाइजर के तौर पे बेच सकते हैं, किसानों को फ्री में दे सकते हैं, या फिर उसका हम रीयूज कर सकते हैं वापस स्लरी बनाने के लिए, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया है, दैट विल बी मोर बेटर। और ड्राई जो है उसको अलग करते हैं, उसको थोड़ा सा ब्लोरिंग करके उसको सूखा करके, दैट इज द रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, 30% कार्बन कंटेंट, वो ऑर्गेनिक में मैं बताऊंगा। एंटायर ऑटोमेटेड प्लांट, ऑटोमेशन, सब कुछ रेडी है। कोई भी इन्वेस्टर क्या मांगेगा, एक मॉडल दिखा दो पैसा ले लो, दे देंगे ना, दिखा भी देंगे, गैस भी भर देंगे, बोले दौड़ा। कोई भी प्रोडक्ट, बहुत बार लोग बोलते हैं कि मार्केट में कैसे बेचोगे आप, कैसे शुरू करोगे, क्योंकि सीएनजी आपके विश्वास होना चाहिए। तो सर ने वो दिन बताया कि जब हम शुरू करेंगे ना तो सबको 2-2 किलो सीएनजी फ्री में दे देंगे। देयर इज 2 टेक्नोलॉजी, वन इज अ पुल टेक्नोलॉजी, वन इज अ पुश टेक्नोलॉजी। मार्केटिंग में पुश मतलब क्या, आप मार्केट में प्रोडक्ट डंप करते हो, इतना डंप करते हो कि हर जगह पे आपका प्रोडक्ट दिखे और वो बिकता है। और दूसरा होता है पुल, निकाल दो, जैसे अमूल ने किया था कुछ समय पहले। लोग ढूंढ रहे अमूल बटर कहीं मिलता ही नहीं, सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं, इट वाज अ पुल टेक्नोलॉजी, उठा लेना। तो हम क्या करेंगे, या रिलायंस ने क्या किया, जियो में बताया ना, फ्री में दिया है। एक बार आपने किसी गाड़ी के अंदर भरा, उसको मजा आया, माइलेज मिला, पिकअप मिला, वो कहां जाएगा, आपने कितनी बार फ्री दिया, अब वो कितनी बार आपसे मान लेगा, है कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। वहां पे हमने देखा कि जो खाना बना था वो कुकिंग भी हमारे फ्यूल से हुआ, और जो खाना था वो भी ऑर्गेनिक फूड था, रेस्टोरेंट ऑर्गेनिक, ये भी हमारा बिजनेस है। उसके अलावा वहां पे हमने मीथेन बेस्ड जनरेटर अशोका लिवलैंड का देखा, जो 25 किलोवाट का था, केवीए का, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी हमने देखा। सो वी हैव सीन एवरीथिंग। आपको भी ये मौका भगवान करे जल्दी से जल्दी मिले, हम सर को, मैनेजमेंट को बताते रहते, और मिलेगा भी, बट उसको मिलेगा जो उसके लायक होगा, बाकी को टाइम पास वालों को मिलने वाला नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं, एमसीएल में आते हो तो या तो पूरा हो या तो मत आओ, बीच में मत बैठो यार, ना आपका भला होगा ना हमारा भला होगा। इस पार रहो नहीं तो उस पार रहो, दोनों चलेगा, आई एम हैप्पी, हमको दोनों से प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है उन लोगों से जो बीच में अटके पड़े, ना इधर जा रहे ना इधर जा रहे, तो ये नहीं होना चाहिए। बायोफ्यूल स्टेट के एम्प्लॉयमेंट है, तालुका लेवल पे 500 से लेकर 2500 लोगों को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 10-20 हजार लोगों को, ये सारा है। बायो सीएनजी हमारा प्रोडक्ट है, ये गाड़ी में चलेगा, इंडस्ट्रियल फ्यूल में चलेगा, कुकिंग गैस में, डोमेस्टिक कुकिंग में चलेगा, होटल इंडस्ट्री में चलेगा, और 1 किलो गैस से 3 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी भी हम बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सीएनजी गाड़ी में नहीं गया तो कहां जाएगा। सो डिमांड इज अनलिमिटेड। नंबर 2 इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। कैंसर, घर घर कैंसर। वैज्ञानिक कहते हैं कि 15 साल में अगर हमने अपने आप को नहीं बदला, हमारी खेती की पद्धति को, तो ऐसा टाइम आएगा कि घर घर कैंसर होगा। आपके पास करोड़ों रुपए हो सकते हैं, गाड़ी हो सकता है, बंगला हो सकता है, बैंक बैलेंस होगा, सब कुछ होगा, बट कैंसर हो गया तो क्या काम का हो पैसा? व्हाट इज द रीजन फॉर कैंसर? प्रदूषण एंड केमिकल। आप ये केमिकल जब खेतों में डालते हो, अनाज के साथ आपके शरीर में आता है। आप जब ये खेतों में डालते हो तो बारिश के पानी के साथ भूगर्भ जल में जाता है, नदी में जाता है, नाले में जाता है, झरने में जाता है, डैम में जाता है, कुएं में जाता है, और वही पानी कौन पीता है? क्या होगा हमारा? पंजाब के भटिंडा से राजस्थान के बीकानेर एक ट्रेन चलती है, उस ट्रेन का क्या नाम है? कैंसर ट्रेन। नाम नहीं है, लोगों ने बना दिया है। क्यों? क्योंकि उसमें चैरिटेबल कैंसर हॉस्पिटल के लिए सिर्फ कैंसर पेशेंट जाते हैं। अब इन लोगों को इतना कैंसर क्यों हो गया? पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स। कल ऑर्गेनिक फार्मिंग और बीज प्रक्रिया के ऊपर हमारे महेंद्र ठाकुर सर का भी एक सेशन है, वो बताएंगे आपको इसके बारे में। तो वी नीड टू चेंज दिस। WHO का एक रिपोर्ट है, जो भेड़ शेड़ मतलब मिक्सिंग वाला जो मिल्क है थैली का, उसके कारण भारत के 80% लोगों को 2025 तक कैंसर हो जाएगा। 2025 तक कितने लोग? 80% बर्बाद हो जाएंगे, बर्बाद, सब खत्म हो जाएगा। वी हैव टू चेंज दिस। कैसे बदलोगे? आप किसान हो, आपको पता है ये गलत है, बट मजबूरी है, क्या करेंगे? कौन हमको अच्छा फर्टिलाइजर देगा? कौन हमको बीज देगा? कौन हमारा मार्केटिंग करेगा? हु विल डू दिस? तो फर्टिलाइजर हमारा प्रोडक्ट है, हम हमारे मेंबर को देंगे।
बीज हम देंगे, प्रोडक्ट हम लेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, वैल्यू एडिट करेंगे और मार्केटिंग करेंगे। अगर गेहूं 18 रुपए बिकते हैं तो ऑर्गेनिक गेहूं 25 रुपए बेचेंगे और ऑर्गेनिक आटा 60 रुपए ही बेचेंगे, मगर आटा बेचेंगे, गेहूं नहीं बेचेंगे, तो डेफिनेटली मार्जिन आएगा। और एमसीएल का एम क्या है? 8 लाख करोड़ बाहर जा रहे, 4 करोड़ दूसरे जा रहे, इसको बचाना और सिस्टमेटिकली अपने लोगों में देना। डॉक्टर साहब सर तो बोलते 20% तो मैं बोलता हूं, जो बचेगा वो सब दे दूंगा। तो कैंसर फार्मिंग इज अवर नीड। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर फीड फार्मिंग, बायोपेट्रोकेमिकल्स। कुछ समय पहले गडकरी जी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, वैदिक पेंट। गाय के गोबर से पेंट बनता है। पेंट इंडस्ट्री कितने की है मालूम है? कितने हजार करोड़ की? 60,000 करोड़ रुपीस। एशियन पेंट, नेरोलैक और बर्जर तीन ही लीड करते हैं, बाकी छोटो मोटो का कोई स्थान नहीं है। ये सारा का सारा गाय के गोबर से बन सकता है, और उससे आधी कीमत और उससे अच्छा इमल्शन एंड डिस्टर्बर, और ये अब सक्सेसफुली रनिंग हो रहा है। गाय के गोबर से वैदिक पेंट बन सकता है, पेपर बन सकता है, लकड़ा बन सकता है, फ्लावर पॉट बन सकता है, अगरबत्ती बन सकती है, धूप स्टिक बन सकता है, अनेक प्रोडक्ट बन सकते हैं, बट आज तक उस तरह से किसी ने काम किया ही नहीं। एमसीएल ऑलरेडी कर रही है, हमारी एक टीम एसएस के भारत की काम कर रही है। 3-4 महीने में इसका सक्सेसफुल मॉडल मैं आपको दिखाऊंगा। गाय कटने नहीं जाएगी, गाय दूध के लिए नहीं पलेगी, गाय गोबर के लिए पलेगी। वो गोबर लेंगे, चारा देंगे और ऊपर से पैसा देंगे और बोलेंगे दूध बेच, नहीं तो हमको दे, वो भी बेच के देते। हम भारतीय लोग नदी को हमारी माता कहते हैं, कचरा कहां जाता है हमारा? गाय को हमारी माता कहते हैं, मगर प्लास्टिक कहां जाता है? हमको खुद को बदलना होगा, तब ये बदलेगा। और ये काम हमको करना है। बायो पेस्टिक, बायो पेंट, बायो रबर, बायो प्लास्टिक, बायो बेस्ड केमिकल। 3 दिन पहले मेरे ऑफिस में एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने मुझे एक नई चीज बताई। ही वॉज अ केमिकल इंडस्ट्री से थे, मतलब वो ऑर्गेनिक कुछ बनाते, और उसका प्रोडक्ट क्या था मालूम है? CO2। वो बोले सर 1000 करोड़ का तो हर महीने का एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है, अगर आप CO2 मेरे को दे दो तो। CO2 से हम कोल्ड ड्रिंक बना सकते हैं, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट बना सकते हैं, फर्टिलाइजर में जा सकते हैं। बट ये यूनिक चीज मुझे पता चली कि CO2 से ऐसे केमिकल बनते हैं जिसकी पूरी दुनिया में डिमांड है। प्रिजर्वेटिव्स बनते हैं, ऑर्गेनिक ही बोल सकते हो उसको। वो बंदा भी हमारे परिवार में आ गया ऑलमोस्ट, मतलब आए कि नहीं आए, वो प्रोजेक्ट करे कि ना करे, पास हो कि ना हो, बट वो CO2 की फैक्ट्री उसके साथ लगेगी, गारंटेड। ये हमारे लिए काम करेगा। लोकल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। राजस्थान का एक हिस्सा, हम राजस्थान मतलब सूखा प्रदेश समझते हैं, बट मैं उदयपुर तक गया तो मुझे पता चला मैं तो गलत हूं। ये तो तालाबों का शहर है, पानी ही पानी हर जगह पे। मगर एक पार्ट ऐसा है जैसलमेर साइड का जो पूरा रेगिस्तान है, वहां पे एक दाना भी नेपियर घास नहीं उगेगा। तो क्या वहां के लोग विकास नहीं करेंगे? वहां के लोगों का भला नहीं होना चाहिए? वहां पे हम प्रोजेक्ट बुक नहीं करेंगे? करेंगे। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, आर्ट, क्राफ्ट, कल्चर, हस्तकला, शिल्पकला, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान। उसको हम पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया में प्रमोट करेंगे थ्रू आवर MVP, थ्रू आवर नेटवर्क। जो भी लोकली मेड प्रोडक्ट है, मोरबी में अभी एक एंटरप्रेन्योर बनाते प्रजापति जी, मिट्टी कूल फ्रिज, मिट्टी का फ्रिज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। अब इंडिया के दिमागों को वापस मौका मिलने लगा है, और अब टाइम आएगा। हमारे बच्चे पढ़ लिख के जाके कोई पेप्सी का CEO, कोई गूगल का CEO, मतलब टैलेंट तो हमारा है। इसरो यहां पे हम देख रहे हैं, मगर नासा में 70% कौन है? तो हमारा टैलेंट बाहर क्यों जाए? हमारे लिए काम करे, हमारे देश के लिए काम करे। और अब वो टैलेंट जाएगा नहीं, वापिस आएगा। दे विल वर्क फॉर इंडिया अगेन। कुछ फुल फॉर्म्स आपको बता दूं, क्योंकि बहुत बार इसमें भी कंफ्यूजन होता है। MCL मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड, MBS MCL बायोफ्यूल स्टार्टअप, मतलब लोकल फैक्ट्री की कंपनी जिसके अंदर फैक्ट्री लगेगी। MPO MCL प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा दिया हुआ नाम है, बट अल्टीमेटली इट इज अ प्रोड्यूसर कंपनी या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, FPC या FPO। उसके बाद में MVP MCL विलेज प्रोजेक्ट जो हर गांव में होगा। CP चैनल पार्टनर, कंसल्टेंट, टीम ऑफ एक्सपर्ट, मतलब हर तालुका में एक टीम होगी जो एक्सपर्ट्स की होगी, जो हमारे लिए कोई जॉब नहीं करेंगे, बट वो इस चीज को बढ़ाने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए काम करेंगे। इस तरह से हमारे नाम है। जब आप तालुका बुक करते हो, 10 लाख रुपए ज्वाइंट वेंचर फी देते हो, उसमें आपको अभी तक शेयर्स का ऑप्शन मिला है, प्रमोटर कोटा शेयर, और ये शेयर भविष्य का बहुत बड़ा बेनिफिट है। इस विषय में मैं अभी नहीं जा रहा हूं गहराई से।
10 एकड़ लैंड विद परमिशन, लैंड के ऊपर एक अलग सेशन ले रहा हूं मैं पूरा, टू मेक 15,000 फार्मर मेंबर फ्रॉम द लोकल तालुका, एमबीपी एट एवरी ग्राम पंचायत। ये क्राइटेरिया है उस तालुका बुक करने वाले का। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, एमसीएल प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, लोकल किसानों को हम सदस्य बनाते, वो हमारे लिए बायोमास फार्मिंग करेंगे, वो हमारे लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, वो हमारे लिए उनके इको फ्रेंडली नेचुरल फ्रेंडली प्रोडक्ट हमको देंगे, हमारे प्रोडक्ट एमबीपी के थ्रू उनके पास जाएंगे। ये सारा काम प्रोड्यूसर कंपनी के किसानों के साथ होगा। और पहले ऐसा था कि 500 रुपया हम लेते थे, 250 रुपया प्रोसेसिंग फी, 250 रुपया शेयर फी, 500 रुपया एक व्यक्ति का। फिर हमारे पास लोग आए कि सर हमारे घर में गरीब लोग हैं मगर हम 5 के 5 लोग बनना चाहते, तो 2,500 रुपया इज अ बिग अमाउंट फॉर अस। तो एमसीएल को पैसे में इंटरेस्ट नहीं। क्या आपके किसी भी एमपीओ का पैसा कलेक्शन आज तक एमसीएल ने लिया है क्या? नहीं ना, मतलब एमसीएल को पैसे नहीं चाहिए, वो आप ही के एमपीओ के पास है, आपके किसानों के भले के लिए आए। व्हाट इज फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी? किसानों की कंपनी, किसानों के द्वारा किसानों के लिए। ये किसानों से पैसे जमा करके किसानों के भले के काम करती है, चाहे वो गोडाउन हो, चाहे वो प्रोसेसिंग हो, चाहे उनको सपोर्ट करना हो, जो भी हो। और इस तरह से 15,000 किसानों को हम जोड़ते हैं, जिनको हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, उनको हम बायोमास फार्मिंग देंगे, उनके लिए सीएसआर फंड 20% यूज करेंगे, जिसमें हर गांव में एक लाइब्रेरी, हर तालुका में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। आपने अगर पिछले ओलंपिक देखे होंगे, पिछले ओलंपिक में हमने 8 मेडल जीते, उसके पहले 7 मेडल जीते थे। और मजे की बात है कि ये सारे गांव से आए हुए लोगों ने दिए थे, किसान के बच्चों ने दिया था। मतलब सोना, टैलेंट हमारे गांव में बसता है, मगर क्या उनको अपॉर्चुनिटी है क्या? हिमा दास की स्टोरी देखो, गांव से आई और सीधा रिकॉर्ड उड़ा दिया। तो ये टैलेंट है, इसको चाहिए ना सिस्टम। वो सिस्टम के लिए एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चाहिए, और तालुका, हर जिला लेवल, तालुका लेवल पे एटलीस्ट, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। जब हमारी कंपनी 10 करोड़ प्रॉफिट करेगी, 20% शेयर 2 करोड़ होगा, 100 टन आउटपुट पे जाएगी 20 करोड़ होगा, और 500 टन आउटपुट पे जाएगी 100 करोड़ विल बी ईयरली सीएसआर फंड। क्या नहीं कर सकते हम उससे? किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। और शाम सर तो ये कहते कि जो बचेगा वो सब दे देंगे, हमको नहीं चाहिए, हम इनके लिए कर रहे हैं। ये सीएसआर फंड का कुछ कैलकुलेशन है। एमवीपी, एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट। अभी एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट के साथ एक ऐसी कल्पना लोगों की जुड़ गई है कि एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट, एमवीपी मतलब नेपियर ग्रास। नहीं, एमसीएल एमवीपी इज नॉट नेपियर ग्रास। नेपियर ग्रास एक एंट्री सेगमेंट है, वहां से हम इस चीज को शुरू करेंगे, बट मेन विल बी ऑर्गेनिक फार्मिंग। कई गुना बड़ा ये होगा आने वाले समय में। ऑर्गेनिक फार्मिंग जितना बड़ा होगा, और फिर नेपियर ग्रास भी उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि हम सिर्फ नेपियर ग्रास से मीथेन बनाएंगे, सीएनजी बनाएंगे। नहीं, नेपियर ग्रास से हम बायोकोल बनाएंगे। आज ये पहली बार मैं सीक्रेट बता रहा हूं आपको। और ये बायोकोल के लिए हर ग्राम पंचायत से हर महीने 500 हर दिन 500 टन आया ना, तो भी कम पड़ने वाला है। नेपियर ग्रास से हम कैटल फीड बनाएंगे, जिसके बारे में कल कोंडोबेरी सर बनाएंगे, क्यों बना सकते हैं। तो नेपियर ग्रास कितना भी होगा, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। बट क्या ये एक दिन में होगा? क्या? इट्स अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। इसलिए सिर्फ नेपियर ग्रास लोगों को मत बोलो, सिर्फ 1000 रुपया मिलेगा, 250 रुपया मिलेगा, मत बोलो। उनको बोलो नेपियर ग्रास भी करना है, ऑर्गेनिक भी फार्मा करना है, वैल्यू एडिशन भी करना है, वहां का प्रोडक्ट हमको देना है, हमारा प्रोडक्ट वहां देना है, सब कुछ करना है। जो एमसीएल बोले सब करना है। तुझे कमा के देने की जिम्मेदारी हम लेते। सिंपल, तू दे रहे गांव के विकास के लिए काम कर, तेरे विकास का काम हम करेंगे। खत्म बात। अगर इतने पे किसी को समझ में नहीं आता है तो उसको बोलो तू रहने दे भाई। और मैं आपको बता दूं, 2 दिन पहले एमवीपी बुकिंग बंद हो गया है। अभी नई सिस्टम आने वाली है, वो कल लवे सर आके बताएंगे आपको क्या आने वाला है, मैं आज नहीं बता रहा हूं। तो एमवीपी में भी सिस्टम कुछ बदली है। डेफिनेटली इतनी हार्ड नहीं होगी, अभी कुछ समय तक आप लोगों को रिलैक्सन दिया, बट कुछ ऐसी सिस्टम ला रहे हैं जिससे कि प्रॉपर वैसे काम हो, गलत मैसेज ना जाए किसी को। तो ये कल आपको पता चलने वाला है। तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी इसलिए हम बनाते हैं। एमवीपी के लिए 1.5 एकड़ जमीन, जिसमें आधा एकड़ आपका सेंटर, 2 एकड़ डेमो फार्मिंग आपकी या किसी की भी चलेगी। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी प्रोविजन, वाटर प्रोविजन, तार कंपाउंड, रोड कनेक्टिविटी, सिंपल चीजें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एमवीपी मींस एवरीथिंग फॉर एमसीएल, सब कुछ काम करेगी। यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्रेनिंग, नर्सरी, डेमो फार्मिंग, कलेक्शन, बायोफिल स्टेट का रॉ मटेरियल, कार का शोरूम, ऑर्गेनिक मॉल। शहरों में जब सुपरमार्केट कॉन्सेप्ट आया तो बिग बाजार के रूप में आया, तालुका लेवल पे जब वो कॉन्सेप्ट आया तो डी मार्ट के रूप में आया। अब
ग्राम पंचायत लेवल पे कॉन्सेप्ट कौन से रूप में आएगा? एमवीपी रूप में आएगा। दिस इज योर डीमार्ट, दिस इज योर सुपरमार्केट, सब कुछ होगा। आपको एक आज मैं बात बता दूं, यहां पे ऑन कैमरा बता रहा हूं। कोलार के प्लांट के हमारे ट्रेनिंग में शाम सर ने बताया, द टर्नओवर ऑफ एवरी एमबीपी विल बी मिनिमम 5 करोड़ रुपीस। कितना? अगर उसका 10% भी मार्जिन आया तो साल में कितना कमाएगा एमबीपी वाला? कम है, हाँ? जिन्होंने विश्वास किया है ना, दे विल बी द विनर, दे विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मित्रों, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में और हम कहते हैं कि हमको लूट के चली गई। ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आई थी भारत में? क्या करने आई थी? क्या किया? लूटा, लूटा, करेक्ट ना? आए थे धंधा करने, फिर धंधे में से ताकत बढ़ाई, ताकत से दादागिरी बढ़ाई, हमको गुलाम बनाया और लूटा। क्या लूटा उन्होंने? सोना चांदी जवेरात। मगर ये सोना चांदी जवेरात तो हम वापिस कमा सकते थे। किसके आधार पे? खेती के आधार पे। क्योंकि पहले हमने किससे कमाया था? उन्होंने क्या किया पता है? हमारी खेती बर्बाद कर दी। उनकी फैक्ट्री का रॉ मटेरियल वहां पे पूरा करने के लिए उन्होंने हमारी फार्मिंग पैटर्न बदल दी। हमारा हर गांव अपनी जरूरत में स्वयं पूर्ण था, उन्होंने उस सिस्टम को कोलैप्स कर दिया। वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 1। ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2 इंडिया में कई है, आपको पता है, आपसे ही कमा रहे और लेके जा रहे, बट यू कांट डू एनीथिंग, क्योंकि आपके पास तो ना नेटवर्क है ना क्षमता है। अगर आप में से किसी के पास एक अच्छा प्रोडक्ट है, आप उनके सामने टिक नहीं सकते। क्या आप उनके जैसा मार्केटिंग कर सकते हो? अमिताभ बच्चन शाहरुख खान को हायर कर सकते हो? आप उनके जैसा होल्डिंग कर सकते हो? आप उनके जैसा क्रेडिट दे सकते हो? और अगर ये किसी ने करके दिखा दिया फ्लिपकार्ट के जैसा, तो पूरा का पूरा खरीद लिया जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2 को अगर भगाना है तो देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, एंड दैट सॉल्यूशन इज एमसीएल। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे लिए बहुत काम किया। यहां भी हमारे एक सैनिक है हमारे बीच में, उनका भी कल एक सेशन में देने वाला हूं। अभी उनसे बात नहीं हुई, मैं बताऊंगा, क्योंकि देशभक्ति के बारे में एक सैनिक से अच्छा कौन बता सकता है। तो कल उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उस पर बात करें। बट सोल्जर बॉर्डर पे लेके, हमारे पास और एक सोल्जर है जो सैनी जी है, इज अ सोल्जर। जब वो मुझे व्हाट्सएप कॉल करते थे ना पूछने के लिए, तब वो डोकलाम बॉर्डर पे चाइना के सामने खड़े थे। वहां से वो मुझे कॉल करते थे, कि वहां से नॉर्मल कॉल नहीं लगता था, व्हाट्सएप कॉल लगता था। तो वहां से मुझे कॉल करते थे, सोचते थे, समझते थे। आज सैनिक बॉर्डर पे खड़े हैं ना, तब हम यहां खड़े हैं। अगर वो बोले कि जाओ ड्रग्स लेके जाओ, जाओ बम लेके जाओ, जाओ हथियार लेके जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे क्या दे रहे हो दे दो, तो क्या आप और मैं जिंदा बचेंगे? हमारा देश बचेगा? तो वो लोग गोली खा रहे हैं, फिर भी भ्रष्टाचार नहीं कर रहे, और हमारे यहां पे लोगों को लाखों रुपए पगार मिल रहा है, फिर भी भ्रष्टाचार कर रहे। क्या सही है? इसको बदलना होगा, और देश का सैनिक हमको बनना होगा। और वो एक व्यक्ति का काम नहीं है, उसके लिए पूरा संगठन चाहिए, और ये संगठन हम बना रहे हैं। दैट इज गोइंग टू मेक द रिवॉल्यूशन। कुछ प्रश्न है जनरल जो लोगों के मन में आते हैं हर बार। ये प्रश्न मुझे पता है, इसलिए मैंने लिखे हैं और इसके जवाब भी देता हूं। हाउ डू कंपनी विल अरेंज बिग फंड्स, इसका जवाब मैंने कल आपको दे दिया है। सीक्रेट खोल दिया। मंगेश सर पीछे आके बैठे, जोर के लिए जोरदार तालियां। वो कितने भी चुपचाप आके बैठे, मेरी नजर से नहीं छुप सकते, बट अभी सर को बैठने देते थोड़ी देर, लेट हिम टेक रेस्ट, ठीक है? सर कल मैंने कुछ सीक्रेट बताया, आपको नहीं बताऊंगा। इन केस व्हाट इफ कंपनी कैन नॉट सेट अप प्लांट, अगर प्लांट नहीं लगा तो भाई हमने 10,000 15,000 मेंबर बनाए, एमबीपी किया, क्या होगा? तो इसका मेरा जवाब बता दो। मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं दिल से भी सोचता हूं, दिमाग से भी सोचता हूं। अगर कोई भी काम होता है ना, तो उसमें दो प्रकार के रिस्क होते हैं। एक रिस्क होता है जो आंखों से दिखता है, और एक रिस्क है जो आंखों से नहीं दिखता। आंखों से दिखने वाला रिस्क हमारे बिजनेस में क्या है पता है? कुछ भी नहीं। बट आंखों से ना दिखने वाला, कोरोना आ गया, क्या हमको दिख रहा था आएगा? आपको मैं बता दूं यहां पे और एक चीज की, भारत में किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में पहली लेबोरेटरी टू टेस्ट कोविड was established by हमारे गजानन जोरे सर। जोरदार तालियां होनी चाहिए।
अपनी जान जोखिम में डाल के उस समय पे उन्होंने वो लेबोरेटरी सेट की। ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, पटाखे फूट रहे हैं, कुछ नहीं है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि हमको ये सब करना होगा। तो नहीं दिखने वाला अगर कोई रिस्क होगा तो मुझे भी नहीं पता, बट मुझे आंसर क्या है वो पता है। अगर बहुत कुछ उल्टा सुल्टा हुआ तो 10-12 महीने आगे पीछे होगा, बाकी कुछ होने वाला। सो बी श्योर कि फैक्ट्री तो लगेगी। हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर फैक्ट्री टू रन? आपका रोल है, एमसीएल का रोल है, आपका रोल है परमिशन, मेंबर, एमवीपी। और इसमें मैंने देखा कि पिछले साल जिनके नाम अनाउंस किए उसमें से 50% की अभी तक जमीनें भी नहीं है। तो आपका रोल आप 4 महीने में करो, 3 महीने में करो, 6 महीने में करो, उसके बाद कंपनी को सिर्फ 12 महीने चाहिए। अभी कुछ स्ट्रेटेजिकली हमने काम स्लो रखा है, कुछ समय में आपको वो भी पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। तो टेक्निकली कंपनी के 12 महीने और आपके 6 पकड़ो तो कितने महीने? 18 महीने। आपके 12 महीने और कंपनी के 12 महीने पकड़ो तो, बट टाइम पास वालों के लिए इसमें अब जगह नहीं है। 100% कमिटमेंट डेडिकेशन के साथ 24 घंटा जो दे सकता है वो ही अपनी फैक्ट्री लगा सकता है। इट्स नॉट अ जोक। इसके ऊपर जुनून से लगना पड़ेगा तब ये काम होगा। ठीक है। Do 15,000 member is compulsory, and what will be the use of share and membership money and how to make 15,000 members? 15,000 किसान कंपलसरी है क्या? मैं इसका एक अलग सवाल से आपको पूछता हूं कि अगर आपको होटल डालनी है तो आप कहां डालोगे? मार्केट के पास, और हाईवे, मेन रोड नहीं ना, जंगल में डालना चाहिए ना यार। कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा। करेक्ट। तो मैं मेरे कस्टमर पहले नहीं बनाऊं क्या? हा? मेरे सप्लायर मेरे कस्टमर में फैक्ट्री लगाने के बाद बनाऊंगा तो रोज 10 टन गैस किसको देने जाऊंगा? फर्टिलाइजर किसको देने जाऊंगा? रॉ मटेरियल किससे लाऊंगा? सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एस्टैब्लिशिंग अवर नेटवर्क इन एडवांस, एंड दैट इज व्हाई 15,000 मेंबर इज कंपलसरी। उनके जो पैसे कलेक्ट होते हैं उसमें से एक भी रुपया एमसीएल लेता नहीं है। शेयर फी आपकी तालुका फैक्ट्री में निवेश हो गए, उसके अगेंस्ट उनको शेयर मिलेंगे। प्रोसेसिंग फी आपकी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की ऑफिस के खर्चे, आपके स्टाफ की सैलरी, उसके लिए उसके कंप्लायंस के ऊपर लेक्चर है हमारा आज, वो बताएंगे उसको कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। और हाउ टू मेक 15,000 मेंबर, देयर आर 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन एमबीपी। एमबीपी को टारगेट दो। आपके गांव में समझो 50 ग्राम पंचायत है तो सबको 300 का टारगेट, 40 ग्राम पंचायत है तो वो हिसाब से 100 है तो वो हिसाब से। और अदरवाइज चैनल पार्टनर, सिटी। कई युवा भविष्य में रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है। कल मैंने एक उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति ने सुसाइड किया, जॉब नहीं मिल रहा था इसलिए। तो वो युवाओं को बोलो भाई इतने मेंबर बना, तुझे जॉब चाहिए, जॉब मिलेगा, तुझे प्रायोरिटी हमारे कोई प्रोडक्ट में सर्विस इसमें चाहिए वो मिलेगी, और उसके लिए रॉयल्टी का प्रोविजन भी है चैनल पार्टनर के लिए और कोर्ट टीम के डायरेक्टर के लिए, बट सब्जेक्ट टू एक्टिविटी। ये कोई चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है, ना ही हमने किसी को जागीरें बांटी। जो करेगा वो पाएगा, जो नहीं करेगा वो घर पे जाएगा। करेक्ट। व्हाट विल बी द बेनिफिट टू द चैनल पार्टनर? उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको पता है। कैन वी विजिट डेमो प्लांट? पहले मिलता था, फिर बंद हो गया। अब मैं जाके आया, आई एम हैप्पी, सर जाके आया, मैं हैप्पी। आप जाओ, इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। भगवान करे बहुत जल्दी आपको भी मौका मिलेगा, बट किसी नए व्यक्ति को देखने मिलने वाला। क्यों? बताओ क्यों? हमको इंजन चाहिए डब्बे, हमको विजनरी लीडर्स चाहिए, फॉलोअर्स। और विजनरी लीडर वो होता है जो भविष्य देख सकता है, जो आप हो। आप में से बहुत लोगों ने प्लांट छोड़ो, ऑफिस भी नहीं देखी, शाम छोड़ को भी नहीं देखा, तो अगर काम कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज फेथ, दिस इज कॉल्ड एज विजन। और वो लोग चाहिए, इसलिए प्लांट किसी को देखने नहीं मिलेगा। हाउ डू वी विल सेल द प्रोडक्ट? हर फैक्ट्री के साथ ही डिस्पेंसिंग यूनिट आ रहा है, खत्म हो गई कहानी। हाउ डू वी विल हैंडल अवर डे टू डे वर्क ऑफ फैक्ट्री? यू आर गोइंग टू बी द बॉस फॉर दैट फैक्ट्री। उस फैक्ट्री के बॉस आप हो, आपके थ्रू सब मैनेज होगा, बट आपके नीचे पूरी टीम होगी जिसकी सैलरी उस फैक्ट्री में से दी जाएगी। उसके बाद जो प्रॉफिट रहेगा आफ्टर टैक्स, उसका 10% आपका फार्मर के हिसाब से उनको डिविडेंड चला जाएगा, और बाकी एमसीएल के पास है जो एमसीएल के फंडिंग का प्रोविजन है, या इक्विटी जो भी उनका प्लानिंग होगा उसके लिए है। व्हाट विल बी द डॉक्यूमेंटेशन? अभी आप लोग क्या करते हो पता है बहुत बार, हालांकि ये मैं आगे कवर करूंगा। नए व्यक्ति को डॉक्यूमेंटेशन बेसिक नहीं बताते। वो इंटरव्यू देता है, पास हो जाता है,
फिर बोलता है मुझे एग्रीमेंट दिखाओ। और हम तो ऐसा एग्रीमेंट बनाते हैं कि किसी वकील के तो दिमाग में ही ना बैठे। क्यों? किसान का बेटा एग्रीमेंट मांगता है क्या? किसान का बेटा आपकी आंख में देखता है, आपके विश्वास में देखता है और काम करता है। एग्रीमेंट देख के काम नहीं करता। इसलिए हमको एग्रीमेंट वाले लोग ही नहीं चाहिए। इसलिए हम एग्रीमेंट ही ऐसे देते हैं कि उसके पल्ले ही नहीं पड़ेंगे। वो आएगा तो विश्वास पे आएगा, नहीं तो जाएगा। तो पहले अगर किसी को देखना है दिखा दो, भाई ये डॉक्यूमेंटेशन होता है, करना है तो आ, बाद में मत पूछना। ऑलवेज डू प्रॉपर प्रिपरेशन। सब बता के करो, कुछ छुपा के मत करो। व्हाट इज कंपनी स्ट्रेंथ? बताओ क्या है? आप लोगों में से जवाब चाहिए, लीडर्स है। व्हाट इज कंपनी स्ट्रेंथ? कमलेश जी? टेक्नोलॉजी। सेकेंड, कंपनीज विजन। ग्रेट। नेक्स्ट? करेक्ट। नेटवर्क इज नेट वर्थ। मैं तो आपको फैक्ट्री के बिगैर करोड़पति बना सकता हूं, बस सर परमिशन दे दे। फैक्ट्री की भी जरूरत नहीं है। कल से प्रोडक्ट देके आपको है ना 3 महीने में कमाना चालू करा के दे सकता हूं, करोड़ों रुपए कमा के दे सकता हूं। ये ताकत है आपके बने हुए नेटवर्क की। 35 लाख फार्मर्स, दिस इज योर नेटवर्क। 750 तालुका, 5000 विलेजेस, 15,000 इन क्यू। दिस इज योर नेटवर्क। और इतना बड़ा नेटवर्क अगर मैं हिंदुस्तान लीवर के पास चला जाऊं ना तो मेरे पैर पे गिरेगा। बोलेगा भाई कितना माल चले जा, बट क्या हम उसके लिए आए? नहीं, हम अपने किसानों के लिए आए। सो वी हैव अ एंटायर डिफरेंट स्ट्रेटजी। सो आवर नेटवर्क एंड आवर टेक्नोलॉजी इज आवर स्ट्रेंथ। सिलेक्शन बाय इंटरव्यू, ये आपको पता है, इसका मैं अलग से थोड़ा बताने वाला हूं बाद में। दिस इज टू ओपन आवर आइज। जंगल के जंगल जल रहे हैं, अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? वी आर टू लेट, ऑलरेडी डिले हो चुका है। पूरा दुनिया सॉल्यूशन की तरफ देख रही है। सॉल्यूशन इज MCL. वी हैव सॉल्यूशन टू द वर्ल्ड. दिस आर द बेनिफिट्स. वी हैव टू सेव द वर्ल्ड. वी हैव ओनली वन होम. अगर पृथ्वी पे वातावरण खराब हो गया तो कहां रहने जाओगे भाई? मंगल पे, बुध पे, गुरु पे, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, कि सूर्य पे जाओगे? हमारे पास एक ही पृथ्वी है, इसको बचाना है। धरती माता को बचाना है, नहीं तो हमको हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ दिया। साइंस में ऐसा कहते हैं कि 23 क्रोमोसोम फ्रॉम पिता और 23 फ्रॉम माता, उससे पहला सेल बनता है। वो सेल से मल्टीप्लिकेशन होता है और पूरा शरीर बनता है। तो व्हाट इज अल्टीमेटली वी आर, हमारे माता पिताओं का ही हम रूपांतरण है। करेक्ट ना? हम 7 पीढ़ी का नाम लेते हैं, कुछ पूजा करते, तर्पण करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं में आए। आने वाली पीढ़ी को हम क्या देके जाएंगे? आने वाली पीढ़ी को हम क्या देके जाएंगे? एक अच्छी धरती देना। हमारे पूर्वजों ने हमको दी ना, तो फिर से हमारे आने वाले जनरेशन को आपको एक अच्छी धरती देना है। We have only one world. और अब राजा का बेटा राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। We shall take care of our farmer. Farmer will take care of making India a superpower again. MCL revolution, and to make every taluka Sublam taluka, our nation a strong nation, and again a विश्व गुरु। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो सचिन तेंदुलकर की तरह होने चाहिए। अगर आप फिल्मों में हो तो अमिताभ बच्चन की तरह काम करना चाहिए। और अगर आप बिजनेस में हो तो रतन टाटा की सोच होनी चाहिए। और अगर ये आपके पास है तो आप MCL के हो। सो कुछ और डिटेल है आपके लिए। हिमाचल प्रदेश में राइजिंग हिमाचल जो समिट हुआ था उसमें मैं गया था। ये मेरा फोटो है, ये वहां की टीम है। मेरे उपाध्याय सर थे, प्रकाश मनगने सर थे और राकेश राणा सर, प्लीज खड़े हो जाइए। राकेश राणा सर, इनके नेतृत्व में हमने 50 एकड़ जमीन हिमाचल में जिसकी वैल्यू 200 से 250 करोड़ रुपए होती होगी, वो हमने अचीव किया। इन प्रिंसिपल अप्रूवल आ चुका है। एंड दिस इज द अचीवमेंट ऑफ हिमाचल की टीम और राकेश राणा सर के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच सर। ये मोदी जी के प्रेजेंस में कार्यक्रम हुआ था, हम बैठे, सामने मोदी जी है। इतना करीब से मोदी जी को देखने का मौका पहली बार मिला था। हिमाचल में 24 उद्योगों को मंजूरी, 100 करोड़, सारे न्यूज में आया, कैबिनेट ने अप्रूव किया है।
गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग अस, नॉट टू वरी। जहां पे नहीं है आने वाले 3 महीने में वो भी हो जाएगा। राजस्थान, इन्वेस्ट राजस्थान LOI एंड MOU, दिस इनिशिएटिव लीड बाय हमारे कमलेश सेन सर, प्लीज खड़े हो जाइए। देन हमारे शिव कुमार नामा सर, प्लीज सर। और उनके साथ साथ राजस्थान की पूरी टीम खड़ी हो जाए और 2 मिनट तक खड़ी रहेगी पूरी राजस्थान की टीम। दिस इज द टीम जिन्होंने ये कारनामा किया है। राजस्थान में 2,500 करोड़ के MOU और 5,000 करोड़ के LOI हमने किए। और 3 दिन पहले कमलेश सर ने ऐसा चमत्कार किया है कि वहां पे अब डाइवर्जन इज वेरी इजी, इमीडिएटली एंड। तो ये ग्रेट अचीवमेंट हमारी राजस्थान का टीम का है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज हैव अ सीट। ये सारे वहां के MOU के जो फोटो से आप देख सकते हो, ये वो है कि हमारे बकानी सर है, रघुनंदन जी, बंदूक बकानी कहते हैं हमारे लवेश सर उनको। और ये सारी टीम है वहां पे जहां पे हमारे MOU LOI साइन हुए। वहां पे अभी गवर्नमेंट हमको फॉलो करेगी। सर बताओ आपको क्या चाहिए, व्हाट यू वांट। देन ये भी वहीं की फोटो है। ये वहां के पेपरों में आए हुए आर्टिकल्स है, जिसमें 12 में बायो CNG एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की यूनिट होगी स्थापित। ये वहां के वाइब्रेंट गुजरात MOU एंड LOI। मैं किशोर पंड्या सर, जगदीश भाई, अविनाश भाई को रिक्वेस्ट करूंगा खड़े हो जाए। प्रफुल्ल पंड्या सर को मैं खड़े होने को रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, बट प्रफुल्ल पंड्या सर वो है जिन्होंने इसको हमको लीड किया, गाइड किया। और वी हैव साइन 1000 करोड़ MOU अप्रूवल हमको मिल चुका है वाइब्रेंट गुजरात के अंदर। ओनली वो डिले हुआ तो साइनिंग इज पेंडिंग। और 9,000 करोड़ के LOI का सबमिशन हमने कर दिया है। तो दिस इज आवर अचीवमेंट इन वाइब्रेंट गुजरात। उसके बाद में ये त्रिवेदी सर है, रेवेन्यू मिनिस्टर, प्लीज है वैसे रेवेन्यू मिनिस्टर गुजरात के, जिनको मिलकर हमने हमारी समस्या बताए। ये इंडस्ट्री मिनिस्टर है जगदीश भाई, उनको मिलकर हमने हमारी बातें बताई। ये सांघानी साहब है जो मोदी जी को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, वहां पे अभी उनको एक मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट दिया गया है। उनको मैं, भरत भाई, हमारे बाकी के लोग, कमलेश जी और वहां की टीम के और भी लोग मिले थे। गुजरात की टीम पूरी एक बार खड़ी हो जाए, गुजरात की टीम। यस, जोरदार तालियां इनके लिए। ग्रेट 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 ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये आपके सपने की हकीकत में बनने की शुरुआत। एक्चुअल स्टार्ट ऑफ वर्क एट 50 लोकेशंस ऑन पैन इंडिया लेवल। किसी की फीचर वॉल बनी है, किसी की वॉल कंपाउंड बनी है, किसी का गेट बन रहा है। और अब कुछ दिनों में 2nd फेज, फिर 3rd फेज, फिर 4th फेज। और 2023 में मैं गाड़ी लेके आऊंगा CNG भरने। भर के दोगे कि नहीं? फ्री में लूंगा। So this is going to achieve and this is what we are doing. So welcome to MCL, welcome to Team SSK Bharat. Let's do, let's rock. Nothing. Close it out. Thank you very much. तो ये एक मेरी कोशिश थी आप लोगों को बेसिक बताने के लिए MCL बिजनेस का। और जब भी किसी नए व्यक्ति को मिलते हो, मैं हालांकि उस पर एक सेशन ले रहा हूं, उसको राइट वे में बताओ। ये बिजनेस शॉर्टकट में बताने का नहीं है। So we will go in the right way. टी मैडम, टी लागली है। यहां पे आप लोगों के लिए एक 15 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं। देन एट 12 वी विल स्टार्ट विथ अवर CA और CS का सेशन, कंपनी फॉर्मेशन, कंप्लायंस और उससे रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट उसके पहले एक बार मैं मंगेश सर को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मंगेश सर, जोरदार तालियां। जोरों से नाश्ता किया ऐसा लगना चाहिए। प्लीज कम सर, प्लीज कम। वेलकम सर, वेलकम, थैंक यू। मंगेश सर का ऑफिशियल स्वागत हम करेंगे जब उनको हम सुनेंगे, बट अभी आए हैं सर तो हमने उनका स्वागत किया। सर ये आपकी सेना है, ये वो रिवोल्यूशनरी है जो भारत का इतिहास बदलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।